तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, बहुत बढ़िया। रवि जैन साहब जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, है ना? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। वाह सर नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। रवि जी, कैसी चल रही है तैयारी? मजा आ रहा है पढ़ने में? हाँ सर बढ़िया चल रही है। मजा आना चाहिए भाई। और दूसरा, जो पढ़ते हो ना उसको लिखा करना। आपको आपको डायरी जी कंप्लीट सर। करना बहुत जी जरूरी, सर। क्योंकि जिस तरह एसएसजी का जी पंच जी। सूत्र है उस तरह अध्ययन का भी पंच सूत्र होता है। पढ़ना, लिखना, जी समझना, दोहराना और अभ्यास करना। ये पंच सूत्र का पालन करेंगे, जी सर। सफलता सुनिश्चित है। जैसे शेखर दास जी की डायरी दिखा दी है, देखो स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। रजिस्टर दिखा दिए हैं जिसमें वो लिखते हैं। तो जीवन बड़ा अद्भुत है। इसमें हमको छोटे छोटे संकल्प लेने होते हैं और उन संकल्पों को पाने के लिए थोड़ा बलिदान करना पड़ता है, समय लगाना पड़ता है और अपने मन को उस तरह आकर्षित करना है जो आप पाना चाहते हैं। आप सफलता मिल जाएगी, सीधी बात है। और सबसे बड़ी बात है, एकदम सफलता का सबसे आसान उपाय बताता हूं। अगर आपने मंजिल तय कर ली तो उसके लिए आपको रास्ता ढूंढना है और उस रास्ते पर चल पड़ना है, मंजिल आपको मिल जाएगी। तो जब सफलता आपकी मंजिल है तो उसका रास्ता मैंने पंचसूत्र बताया। पहले पढ़ना है, फिर लिखना है और फिर उसके बाद समझना है, अभ्यास करना है और दोहराना है। तो पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना, ये उसका रास्ता है। तो ज्यादातर साथी क्या बोलते हैं कि सर हम अभी पढ़े नहीं हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं। तो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो नोट्स नहीं बनाते होंगे, लिखते नहीं होंगे, क्योंकि बैंकिंग के सारे जो टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आपके लॉगिन सेक्शन में कंप्लीट हैं और आप उनको पूरी तरह से उसको पढ़ना है, उनको देखना है और उसमें नोट्स बनाना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है आपको लिखना है। सपोज आप कोई सा छोटा सा वीडियो देखते हैं, एक वीडियो है नॉमिनेशन का। अगर नॉमिनेशन का वीडियो आप देख लेते हैं तो आपने क्या करना है, नॉमिनेशन से आप क्या सीख पाए, जो नहीं जानते हैं क्या सीख पाए, उसको 5 लाइन में, 10 लाइन में, बुलेट पॉइंट में लिखना है। और जब बुलेट पॉइंट में लिख लेंगे तो आप देखिएगा वो आप समझ पाएंगे। और नहीं समझे होंगे तो आपके उसमें कॉन्फ्लिक्ट होगा दिमाग में, और जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा या उसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लीजिएगा। तो उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी, या उसी वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। प्रशांत कुमार जी जुड़े हुए हैं, वाह। शेखर जी भी आ गए हैं, सभी लोग आ गए हैं। तो आप सभी को औपचारिक रूप से आज के इस सेशन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप लोग को बहुत एक अश्वशक्ति देने के लिए, और देखिए किस तरह से घोड़े तैयार हैं। तो इसी तरह की छलांग लगाने के लिए, तंदुरुस्ती के लिए और अपनी सफलता में चार चांद लगाने के लिए ये सेशन आपको बहुत काम आएगा। दया जी भी आ गए हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे जो जो चेंजेस हुए हैं बैंकिंग में, उन चेंजेस के बारे में जानेंगे, क्योंकि सवाल उसी से हूबहू आते हैं कि जो भी बैंकिंग में चेंज हुए हैं उनसे जुड़े हुए सवाल आते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट और आईबीपीएस से जानना चाहता है कि जो भी अधिकारी और कर्मचारी आगे प्रमोशन के लिए नई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं, उन्हें बैंकिंग अपडेट्स के बारे में कितना मालूम है। तो आज के सेशन में सिर्फ अपडेट्स पे बात होगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप सेशन के लास्ट में पूछ लीजिएगा, तो हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो वाह, संजय कुमार जी तो एकदम कंबल वंबल लेके एकदम बढ़िया, एकदम तैयारी के साथ हैं। वाह। ठंडी बहुत पड़ रही है संजय जी, हैं? तो नहीं गर्मी हमें ऊन की चाहिए, नहीं गर्मी हमें जून की चाहिए, हमें तो सफलता के लिए बस एक जबरदस्त जुनून की चाहिए। तो एक आपके अंदर जुनून जगाना होगा, किसी चीज को पाने के लिए ज्योति लानी होगी, और उसके लिए एक समर्पित भाव से अगर सही तरीके से सही सड़क के रास्ते से आप जाएंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए पहला जो अपडेट लेते हैं। जो ये अपडेट जो चर्चा करेंगे, हो सकता है आप सभी को साथियों को पता होगा, लेकिन फिर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। श्रीदेवी जी भी आ गए हैं, सबको हेलो कर रहे हैं, 100% तैयार हैं, बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट इंश्योर्ड बाय द डीआईसीजीसी? डीआईसीजीसी के पास एक
बड़ी जिम्मेदारी है कि भारत में जो भारत के बैंक एक बहुमूल्य काम करते हैं, ग्राहकों से जमा स्वीकार करते हैं और उस जमा को उनके ज़रूरत के हिसाब से उनको सेवाएं प्रदान करते हैं और जब मांगेंगे उनको पेमेंट करते हैं, साथ ही साथ उस जमा को इन्वेस्ट करते हैं और लोन के रूप में पब्लिक में देते हैं। उसके लिए उन डिपॉजिट्स को इंश्योर किया जाता है और ये मैंडेटरी है बैंकों के लिए। उसकी लिमिट कितनी है, यहाँ पर सवाल भी है और यहाँ पर उत्तर भी है। तो सभी साथी जो हैं यहाँ पर फटाफट कमेंट्स करके अपने आंसर लिख रहे हैं, ये अच्छी बात है, क्योंकि जब भी आप लिखते हैं तो ये एक प्रक्रिया होती है, हमारे मन मस्तिष्क में वो डाटा इनपुट चला जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, और जब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, जैसे कि संजय कुमार जी डायरी में लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, डायरी में लिख रहे हैं या चैट बॉक्स में लिख रहे हैं तो भी अच्छा होगा। राजू नयन जी आ गए, बहुत बढ़िया। राजू नयन जी लिखे हैं 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक, ये बहुत बढ़िया है जी, 5 लाख पर डिपॉजिटर पर बैंक। तो आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी जानते हैं कि जो डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज है, ये बढ़ाया गया 5 लाख, पहले ये 1 लाख था और ये 4 फरवरी 2020 से बढ़ाया गया। तो द इंश्योरेंस कवरेज अंडर DICGC schemes to secure the deposit amount of the depositor was raised to rupees 5 lakhs from rupees 1 lakh per depositor per bank effective from 4th February 2020। तो 4 फरवरी 2020 से इफेक्टिव किया गया था और इसको 1 लाख से 5 लाख बढ़ाया गया और ये 5 लाख जो है पर डिपॉजिटर पर बैंक है। तो इसके बारे में छोटी सी और जानकारी है, ज्यादातर सवाल ये पूछता है 5 लाख का कवरेज है, अभी इसी साल फाइनेंशियल ईयर में देखा गया है कि मैक्सिमम कवरेज पूछता है जो 5 लाख है। दूसरा ज्यादा पॉपुलर सीरीज का सवाल पूछता है इसका प्रीमियम कौन पे करता है, तो इसका प्रीमियम बैंक पे करता है। व्हाट अमाउंट टू बी पेड फॉर प्रीमियम बाय बैंक, ये सवाल पूछता है। तो प्रीमियम पूरा इंटायर प्रीमियम जो है वो बैंक पे करता है और प्रीमियम में भी चेंज हुआ है, पहले 10 पैसा पर सैकड़ा था, अब 12 पैसा पर सैकड़ा हो गया। दूसरी बात, ये जो प्रीमियम है वो एनुअली है, 12 पैसा पर सैकड़ा जो है एनुअली है, जिसे हाफ ईयरली पे करना होता है, हाफ ईयरली पे करना होता है। इस स्कीम में एक बात और है कि अगर कोई क्लेम अगर किया जाता है तो कितने दिन में सेटल होता है। अगर कोई बैंक जो है लिक्विडेट होता है, बैंक डूब जाता है, तो अगर कोई क्लेम होता है तो वो 60 डेज में सेटल होना होता है, इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो ये DICGC पूरा कवरेज आपका हो जाएगा। अभी एक नया एडिशन सवाल में DICGC में आ रहा है, वो एडिशन सवाल ये है कि कौन सा डिपॉजिट इसमें शामिल नहीं होता है। तो आप उसमें देख लीजिएगा, जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ऑप्शन जब सामने रहेंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सा डिपॉजिट शामिल नहीं होता है। जैसे अभी मान लीजिए JRGB का डिपॉजिट है, बैंक का डिपॉजिट है और दूसरे बैंक में रखा है, गवर्नमेंट का डिपॉजिट है, वो रखा हुआ है, तो उनको इंश्योरेंस नहीं किया जाएगा। प्रमोद जी भी आ सर, गए, गवर्नमेंट डिपॉजिट लिखे हैं। हाँ जी सर ये आप 4 फरवरी 2020 दिए हैं, हमारे बुक में 2021 है। आप अपने बुक को मत पढ़िए पिंटू जी, यहाँ जो जी पढ़ाया जा रहा है उस पर भरोसा करिए और उस पर क्रॉस क्वेश्चन नहीं करिए, अलग से लिख के देखिए। आप अपने बुक को जाएंगे तो फिर आप दिक्कत होगा, आपके बुक में बहुत सारी चीज गलत है, कैसे करें बताइए। आपके बुक में बहुत सारी चीज गलत है तो क्या उसको पढ़ेंगे क्या? नहीं सर, गलत रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे सर? यहाँ पर हम जो पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिकेट है, रिसर्च करके पढ़ाते हैं। और जो जी जी दूसरे फैकल्टी जो आपके सेशन में आते हैं उनमें कोई डाउट होता है तो फिर हमारे पास आता है, तो मैं उन सारे डाउट्स को एक दिन सैटरडे संडे को जब डाउट होता है तो उसमें क्लियरिटी हो जाती है। तो आप जी जी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और जो पढ़ाया जा रहा है उस पर भरोसा रखें और उसी जी को ही जी अमल करें। फिर उसके बाद प्रमोशन के बाद हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जी तो जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो उसी पर ही अमल करिए, ठीक है। ओके ओके, चलिए तो अगला ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल देखिए कि जो KYC में ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तहत पैन कार्ड को हटाया गया है, तो पैन कार्ड को जब हटाया गया है वो जुलाई 2022 में पैन कार्ड को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पे हटाया गया, लेकिन नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट में इंक्लूड किया गया है। और नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर है इसको 2021 में
इंक्लूड किया गया है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर। और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर जो नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर को इंक्लूड किया गया है, ये सवाल एक ही बार पूछा गया कि ये कब इसको शामिल किया गया। तो जो साथी मतलब हायर स्केल में जाएंगे उनके लिए ये ध्यान रखने वाली बात हो सकती है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जो है विथ इफेक्ट फ्रॉम 2021 में इसको ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट के तौर पर रिवाइज केवाईसी गाइडलाइन में इंक्लूड किया गया है। और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर इज ए रजिस्टर ऑफ यूजुअल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री is included in OBD as per revised KYC guidelines। राहुल शुक्ला जी पूछते हैं, सर DICGC में अगर क्लेम 60 दिन में नहीं मिल पाता है तो कुछ पेनल्टी भी लगती है क्या? 60 दिन में अगर नहीं होता है तो पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है। 60 दिन में उनको कंप्लायंस करना ही करना है, नहीं तो कंपनसेशन की बात रखी गई है। वहां पर कंपनसेशन जो है बैंक रेट प्लस 2% है, बट ये आप अभी इसको नोट मत करिए, पेनल्टी का प्रोविजन मैं अलग से बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि जो बैंक ऑलरेडी जो है यहाँ पर कंक्लूड हो गया है, लेकिन इसमें कौन दे रहा है इसको? DICGC दे रहा है, DICGC दे रहा है, तो इसमें पेनल्टी का प्रोविजन नहीं है और सर्कुलर में नहीं लिखा है। कहीं पर एक किसी सर्कुलर में किसी एस्पिरेंट ने साझा किया था बैंक रेट प्लस 2, बट उसको नोट ना किया जाए, किसी प्रकार की भी पेनल्टी नहीं है। अब सोचो एक बैंक डूब गया, उसके क्लेम दिलाना है, इसके लिए आप जैसे बैंक जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको गवर्नमेंट काम देती है SLBC के माध्यम से, DLTC के माध्यम से, कि आप जो ये ग्राहकों की लिस्ट है इन ग्राहकों की मदद करिए और क्लेम डाल दीजिए और इनका पैसा दिलाने में मदद करिए और आप अपना डिपॉजिट बढ़ाइए और उनको सर्विसेज दीजिए बैंक में ही, ये बात कही जाती है। ये किसी प्रकार की पेनल्टी का प्रोविजन अभी नहीं है। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। ये CKYC में अभी जो है बदलाव किया गया है। CKYC में क्या बदलाव किया गया है? पहले होता था KYC, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया है CKYC। अगर कोई ग्राहक हमारे देश में वित्तीय सेवाएं लेना चाहता है, तो कोई भी वित्तीय सेवाएं लेना चाहता है तो उसका सेंट्रल KYC होना बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था? KYC, अब हो गया सेंट्रल KYC। दोनों में अंतर ये है कि KYC में जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट है किसी ग्राहक के, वो बैंक के पास रहता है या इंडिविजुअल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास रहता है। लेकिन सेंट्रल KYC में उन्होंने एक केंद्रीय भंडार गृह बनाया जिसमें जितने भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे ग्राहकों को, वो फाइनेंशियल सर्विसेज अगर कोई लेना चाहता है तो उसका एक CKYC होना चाहिए, जिसको बोलते हैं सेंट्रल नो योर कस्टमर रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए इन्होंने एक केंद्रीय भंडार गृह बनाया और उस केंद्रीय भंडार गृह में जो है सभी जो भी ग्राहक पहली बार फाइनेंशियल सर्विसेज का फायदा लेगा या उसका उपभोग करेगा, जैसे LIC में है, LIC में फाइनेंशियल उपभोग करेगा तो LIC की जिम्मेदारी है कि उस ग्राहक के ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट को इस भंडार गृह में संग्रहित कर दे, अपडेट कर दे। अब जब LIC ने यहाँ संग्रहित कर दिया, फिर यहाँ पर आया अपने संजय कुमार जी। संजय कुमार जी कौन सा बैंक है आपका? JRGB है ना? हाँ, जो मतलब कौन सा बैंक है संजय जी आपका? अच्छा, इनका लॉक है, अब आपका लॉक करके रखा है, कोई बात नहीं। तो जो भी बैंक होगा संजय कुमार जी का, JRGB मान लेते हैं। तो JRGB बैंक में अगर वो ग्राहक आता है जो LIC में पहले जा चुका है, तो JRGB वाले बैंक जब भी डाटा अपलोड करेगा ना, तो उसका KYC नंबर वो मैच कर लेगा, ऑटोमेटिक मैच कर लेगा और CKYC नंबर जनरेट कर देगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए RBI ने इंस्ट्रक्शन दिया है बैंकों को कि जैसे ही आपके पास सारे KYC वेरीफाई हो जाते हैं, अकाउंट खुल जाते हैं, तो 10 दिनों के अंदर ये CKYC नंबर उसमें अपडेट हो जाना चाहिए उनको CKYC के पास। कल के एक वीडियो में देख रहा था 3 दिन का था, लेकिन वो इंडियन बैंक का था। उसमें ये कहा गया है कि RBI ने मैक्सिमम 10 दिन का समय दिया गया है, लेकिन बैंक कुछ बैंकें क्या करती हैं, अपने बोर्ड पॉलिसी से कम दिनों का उनको समय दिया गया है। तो 3 दिनों में CKYC का भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर जनरेट होने के लिए 7 दिन और लगता है, इसीलिए टोटल मिला के 10 दिन होगा। हमारे अमृत सर बताना आपको भूल गए होंगे। तो अगर आपको एग्जामिनेशन में, बट ऐसा नहीं आएगा, एग्जामिनेशन में आएगा कितने दिनों का समय दिया गया है, 10 दिन का। तो CKYC क्या है? एक केंद्रीय भंडार गृह है जहां पर जो भी ग्राहक फाइनेंशियल सर्विसेज लेगा उसके KYC डॉक्यूमेंट, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जिसमें फोटोग्राफ, रेसिडेंस प्रूफ
और आइडेंटिटी प्रूफ वहां पर स्टोर किए जाएंगे और एक नया नंबर जनरेट होगा जिसको बोलते हैं CKYC। तो CKYC इज ए 14 डिजिट नंबर विच इज लिंक्ड विद द कस्टमर ID प्रूफ। Prior to availing a financial services in India, the government has made it mandatory to complete KYC with effect from 2 मई 2022। 2 मई 2022 को भारत सरकार ने ये कहा कि भारत में जो भी ग्राहक वित्तीय सेवाएं लेगा या वित्तीय सेवाएं लेना चाह रहा लेने वाला है तो उसको मैंडेटरी है CKYC पूरा करना, कंप्लीट KYC करना। तो उसके लिए क्या है, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज देते हैं जैसे कि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, बैंक अकाउंट, डिमेट अकाउंट, पेंशन स्कीम, ये सारे फाइनेंशियल सर्विसेज वाले इंस्टीट्यूशन हैं। यहाँ पर कोई भी ग्राहक इनरोल होगा, सब्सक्राइबर बनेगा, अकाउंट होल्डर बनेगा तो उसको जो भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट देगा तो उस संस्था की जिम्मेदारी होगी कि CKYC नंबर जनरेट होगा और ये CKYC नंबर 14 डिजिट का होगा। मान लीजिए सुहेब जी हैं, स्टेट बैंक में काम करते हैं, ठीक है। अगर इनके पास एक कस्टमर आया बोला सोहेब साहब आप तो बैंक के मैनेजर हैं, आप मेरा खाता खोल दीजिए। तो सोहेब जी क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे या तो मुझे फोटो दे दीजिए और KYC डॉक्यूमेंट दे दीजिए। तो वो बोलेगा कि सर मेरे पास KYC डॉक्यूमेंट नहीं है लेकिन मेरे पास CKYC नंबर है। तो CKYC नंबर दे दिया तो आपको KYC डॉक्यूमेंट मांगने की जरूरत नहीं है। ठीक है सोहेब जी, समझ में आया? तो थम्स अप कर दीजिए। दूसरा, मान लीजिए सोहेब जी को उन्होंने CKYC नंबर नहीं दे पाए कि मेरे पास CKYC नंबर नहीं है सर। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि आप डॉक्यूमेंट दे दो मुझे ना, ID प्रूफ दे दो, एड्रेस प्रूफ दे दो, फोटो दे दो। तो सोहेब जी तो और स्मार्ट हैं, वो स्टेट बैंक में काम करते हैं, वो बोले फोटो की कोई बात नहीं, मैं फोटो खींच लेता हूँ, वहीं प्रिंटर से वहीं निकाल लिया, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहीं फोटो लगा लिया, क्योंकि खाता खोलते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो खाता खोल दिया। अब जैसे ही ये सिस्टम में एंटर करेंगे डिटेल्स, इंटर करने के बाद इनको 10 दिनों के अंदर CKYCR के लिए उनको अपडेट भेजना है। इनके पास सेंट्रल एक टीम है जो CKYC अपडेट करता है, उनके स्पेशल टीम है, स्पेशल डेजिग्नेटेड सर्कल है, सर्कल में भी बैठते हैं और सेंट्रल ऑफिस में बैठते हैं। अब क्या होगा कि जैसे ही नंबर डालेंगे वो नंबर मैच हो जाएगा, आधार नंबर मैच हो जाएगा। सपोज उसी ग्राहक का पंजाब नेशनल बैंक में खाता था, उसका CKYCR नंबर पहले ही जनरेट हुआ है तो ऑटोमेटिक आपके पास CKYCR नंबर आ जाएगा, आपके CIF में सीधे लिंक्ड हो जाएगा। बराबर है ना, बढ़िया है ना सोहेब जी, एकदम अच्छा हो गया। मतलब हमको अगर CKYCR नंबर ग्राहक दे देता है तो कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर CKYCR नंबर नहीं देता है तो भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर वो बोलेगा कि अभी आप बोलेगा कि अनुराग सर के पास ले जाओ, सर वो बहुत इंटेलिजेंट दिखते हैं और वो मदद कर देंगे, तो अनुराग जी क्या करेंगे, अपने सेंट्रल ऑफिस में जो है उनका मेल लिखेंगे और मेल में लिखेंगे कि सर इसका CKYCR नंबर हमको दे दीजिए, तो सेम डे CKYCR नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, बशर्ते एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट आप उनको सबमिट कर दीजिए। तो इसी तरह से CKYCR नंबर होता है, एक ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट दे देंगे तो मिल जाएगा। तब यहाँ पर मेन क्या था इस स्क्रीन में इम्पोर्टेंट, 2 मई 2022 से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि प्रियर टू अवेलिंग द फाइनेंशियल सर्विसेज अवेल करने से पहले आपको मैंडेटरी कंप्लीट करना है KYC और CKYC भंडार गृह में उसका डिटेल होना चाहिए। ये 14 डिजिट नंबर है। ये हुई महत्वपूर्ण बात। चलिए अब बात करते हैं अगले अपडेट पर। अगला अपडेट ये बहुत बढ़िया अपडेट है और इसमें जो है आपको इस बार लगातार क्वेश्चंस आ रहे हैं। लोन अप टू हाउ मच लैक्स अगेन प्लेज हाइपोथिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इंक्लूडिंग नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसीट फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 12 months क्लासिफाइड एज प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग विथ इफेक्ट फ्रॉम 7 अप्रैल 2021। प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग में समय समय पर बदलाव हुए हैं और 2020 के बाद 5 बदलाव हो चुके हैं। उस 5 बदलाव में से एक बड़ा बदलाव ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ये देखिए अनुराग जी, एक बढ़िया फॉर्म एक वेयर हाउस दिख रहा है ना, साफ सुथरा वेयर हाउस दिख रहा है ना, साफ सुथरा वेयर हाउस दिख रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं म्यूट करके रखा हूँ सबको, आखिरी में ओपन कर लूंगा, तो अभी इशारों में बात कर लेंगे। अभी बढ़िया, अनुराग जी भी इशारा कर रहे हैं, अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो ये जो किसान है ना अनुराग जी, किसान क्या है, बढ़िया मेहनत करके फसल उगाता है तो लेकिन तुरंत जाता है मार्केट में तो उसको प्राइस नहीं मिलता है ना। ठीक है, श्रीदेवी जी थोड़ा दुखी हो गए हैं तो चलो उनका माइक ओपन कर देंगे, है ना, अभी ओपन कर देता हूँ। लेकिन आप
जो है आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। हम सबसे बात ही करने आता हूँ मैं, लेकिन फिर भी ये इनपुट इम्पोर्टेंट है ना, तो इसी वजह से मैं आपको अपडेट्स दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए जीवन में हर चीज़ जो है इम्पोर्टेंट होती है। तो अब देखिए यहाँ पर ये बात है कि किसान जो है जब धान की फसल उगाता है या कोई भी फसल उगाता है, तो तुरंत मार्केट में बहुत सारे फसल रहते हैं, उसकी वजह से उसको रेट नहीं मिल पाता है। वो कहता है कि सर मैं अच्छे रेट में बेचना चाहता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो वो क्या करता है, अपने सामान को एक वेयर हाउस में रख देता है। वेयर हाउस में रखने के बाद बैंक में आता है, सर वेयर हाउस की रिसीट है, आप मुझे लोन दे दीजिए। तो ये वेयर हाउस की रिसीट अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा, निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट होगा, तो उसमें मैक्सिमम कितना रुपए का लोन होगा? पहले ये 50 लाख था, जिसे बढ़ा के अब 75 लैक्स कर दिया गया। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इसमें मैं आपको मतलब समझा देता हूं। अगर वो जो वेयर हाउस रिसीट है वो नेगोशिएबल है, नेगोशिएबल का मतलब किसी और को ट्रांसफर हो जाता है, और ट्रांसफर हो गया अगर किसी और को, भुगतान के लिए इजी हो जाता है, तो हम उसमें लोन की लिमिट बढ़ा देते हैं। अगर नॉन निगोशिएबल है, मान लीजिए यहाँ पर सामान रख दिया और हम इसको अनुराग जी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, प्रशांत जी को नहीं कर सकते हैं, श्रीदेवी जी को नहीं कर सकते हैं ट्रांसफर, तो क्या होगा, हमारी फिजिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी, इसलिए लोन को है 50 लाख रखा है। लेकिन जहाँ निगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट है, मतलब उस वेयर हाउस को हम श्रीदेवी जी को कर्नाटका में भी दे सकते हैं, वो उसको निगोशिएट कर सकते हैं, तो भाई हमारे लिए अच्छा हो गया। उस सामान को अगर किसान ने नहीं पटाया तो बेचना आसान हो गया ना अनुराग जी, इसलिए लिमिट बढ़ा दिया है सरकार ने, 75 लैक्स किया। इसलिए पॉपुलर सीरीज का सवाल है, कब है? 7 अप्रैल 2021 को। और ये लोन जो है 12 महीने के लिए होता है, 12 महीने में रिपेमेंट होता है। अगर 12 महीने में रिपेमेंट नहीं हुआ तो हम इसके सामान को, ये प्लेज रहता है, इसको हम बेच सकते हैं। नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिट है तो बहुत बढ़िया, किसी धन्ना सेठ को नेगोशिएट कर देंगे, है ना। और नॉन नेगोशिएबल है तो फिर वो लोकल अपने को करना पड़ेगा, ठीक है, उसी के माध्यम से। चलिए अगला महत्वपूर्ण चीज है, ये है स्टार्टअप। स्टार्टअप से जुड़ा हुआ भले ही आसान सा हो, लेकिन सवाल हमेशा आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइनेंस अंडर स्टार्टअप एज पर द रिवाइज प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन। प्रियरिटी सेक्टर गाइडलाइन में एक महत्वपूर्ण जो पहलू जोड़ा है, जिसको बोलते हैं स्टार्टअप। भारत में आप देखे होंगे युवा एनर्जी अभी है, अभी देखो स्क्रीन पर जितने हैं सब 30 साल के आसपास के लोग हैं, 30 से 32 साल के लोग हैं। तो जनसंख्या का जो अपना भारत जो है अभी युवा भारत है, एकदम जोशीला भारत है, यंग इंडिया है। तो जिस तरह से पॉपुलेशन हमारे पास है, उसी तरफ से हमारे जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसी वजह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कि भारत में ऐसे आइडिया, टेक्नोलॉजी, हुनर को बढ़ावा दें, जोश को बढ़ावा दें उनको, इसीलिए भारत सरकार ने स्टार्टअप बनाया। और उसके लिए कहा कि अगर स्टार्टअप में कोई लोन लेने आता है तो आपको एक लिमिट दिया गया है प्रियरिटी सेक्टर में, और वो लिमिट है, आपको सभी साथियों लिख रहे हैं यहाँ पर, 50 करोड़। बहुत बढ़िया, जहां भी स्टार्टअप आया, चाहे एमएसएमई हो, एग्रीकल्चर हो, वहां पर 50 करोड़ लिखिएगा। स्टार्टअप का बेनिफिट क्या है? सरकार ने स्टार्टअप में ये बात कही है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन, खुद सर्टिफाई कर दे कि भाई स्टार्टअप है। फिर टैक्स एजम्पशन है, 3 साल तक उनमें जो प्रॉफिट होता है उसको टैक्स नहीं भरना है। बढ़िया रहेगा ना संजय जी, बताओ। टैक्स के लिए छूट दे दिया, कि क्यों छूट दिया? कि नया नया अभी अभी बिजनेस शुरू किया है, देश के हित में काम आएगा, लोगों को रोजगार देगा, अपने आमदनी बढ़ाएगा, अपना समाज का गौरव बढ़ाएगा, इसलिए उनको टैक्स एजम्पशन 3 साल तक है। फिर उसके बाद सिंगल विंडो क्लियरेंस है, उनका कोई डिस्प्यूट है तो सिंगल विंडो क्लियरेंस है। पेटेंट प्रोटेक्शन है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में रिलैक्स उनको रूल्स हैं। फिर एक सेटअप के लिए भी सरकार मदद करती है, कई जगह जमीन भी दे रही है और उनको ट्रेनिंग भी दे रही है। तो ये स्टार्टअप के बेनिफिट्स हैं। तो जहां भी स्टार्टअप की बात कही जाती है, तो फ्रेश कैटेगरी में भारत सरकार ने स्टार्टअप को एज पर रिवाइज गाइडलाइन बैंक फाइनेंस टू स्टार्टअप अप टू ₹50 करोड़ विद इफेक्ट फ्रॉम 5 सितंबर 2020, 5 सितंबर 2020 से इनको जो है स्टार्टअप को 50 करोड़ तक के इन्होंने प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग में क्लासिफिकेशन किया है। बहुत बढ़िया। अच्छा, श्रीदेवी जी कह रहे हैं मैं तो हंसी, हाँ हाँ, लेकिन आपका जो इमोजी था वो रोने वाला इमोजी था। अच्छा, है ना, शायद वो क्लिक हो जाता है ना ऐसे, कोई बात नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या है, 50 करोड़ का जो है स्टार्टअप है, जहां भी स्टार्टअप आया 50 करोड़ करिएगा। तो स्टार्टअप के जैसा बेनिफिट मैंने आपको बताया था, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंस है,
उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी इंस्पेक्शन नहीं होगा, आपके उस इंडस्ट्री का इंस्पेक्शन नहीं होगा, है ना रमेश जी? हैं, नींद आ रही है बढ़िया एकदम, वाह, खाना दबा के खा लिया आगे लग रहा है। बहुत बढ़िया, एकदम अलर्ट होके पढ़िए एकदम, अच्छा लग रहा है ना, स्मार्ट लग रहा चाहिए ना, वाह रमेश जी, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे एक दूसरे को, लेकिन मैं सबको देख पाता हूँ, ये हुई ना बात, अच्छी बात। चलिए, तो यहाँ पर एक बात कह रहा था कि 3 साल तक कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, आपके इनकम टैक्स नहीं लगेंगे प्रॉफिट पर 3 साल तक, ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ हैं, है ना। डेडिकेटेड फंड दिया गया है सेटअप को बनाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, बजट में देते हैं। सरकार जो है, जो स्टार्टअप होते हैं, जैसे पावर सेक्टर के स्टार्टअप हैं, उनको ज़मीन भी देती है और उनको ट्रेनिंग भी देती है, तो सब में बजट है, इसलिए स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाता है और हमको भी बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हमको जो है उसके लिए सीखना होता है। आप सोचिए, आप बैंक में काम करते हैं, आपको इंडस्ट्री को समझना पड़ेगा, व्यापार को समझना पड़ेगा, बराबर है ना संजय कुमार जी? अगर आपने बैंक में नौकरी करना है, तो हम जब इंडस्ट्री से इंडस्ट्री खेलेंगे और इंडस्ट्री को जानते नहीं है, तो हमारा सिक्का गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए हमको इंडस्ट्री को समझना जो बहुत जरूरी है। अब अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं, देखिए, व्हाट इज द इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 to 23? इंटरेस्ट सबवेंशन एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और ये भारत सरकार अनाउंस कर चुके हैं कि 22-23 के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा। ऊपर वाला सब दिखता है, बहुत बढ़िया, ऊपर वाला सब दिखता है, यस, हाँ मुझे दिखता है यहाँ पर से। तो यहाँ पर इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कही गई है कि इंटरेस्ट सबवेंशन का जो फायदा है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिलता है भारत सरकार के माध्यम से, है ना, आपके नाबार्ड के माध्यम से आपको इंटरेस्ट सबवेंशन दिया जाता है। तो चूंकि नाबार्ड का काम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास जो होता है, तो कृषि में अच्छा काम करते हैं, किसानों को जो है मदद करते हैं, वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं कम ब्याज दर में, तो उसमें इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और वो इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक के प्रॉफिट में आता है। तो वो परसेंटेज जो है हमारे दया जी लिखे हैं 1.50%। तो ये जो 1.50% है, ये इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा ऐसे किसान जिनको आप 3 लाख रुपए का किसान क्रेडिट कार्ड देंगे 7% ब्याज दर से, तो उसको मिलेगा 1.5% का आपको इंटरेस्ट सबवेंशन। मतलब देखिए, भारत सरकार ने क्या कंडीशन रखा है, एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंस्ट्रक्शन, द इंटरेस्ट रेट फॉर शॉर्ट टर्म लोन अप टू ₹3 lakhs थ्रू किसान क्रेडिट कार्ड विल बी 7%। 7% दर से अगर इंटरेस्ट दिए हैं किसानों को, तो जितने किसानों को 3 लाख रुपए का लोन 7% की ब्याज दर पे आपने दिया है, ऐसे किसानों के लोन पर 1.5% की इंटरेस्ट सब्सिडी फाइनेंशियल ईयर 23 फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए सरकार ने डिक्लेयर किया है। तो आपको 1.5% का इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक को मिलेगा। फिर प्रॉम्प्ट रीपेमेंट के लिए फिर से नाबार्ड की तरफ से इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है और प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए 3% मिलता है। कितना मिलता है जरा टाइप करके बता दीजिए प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए? वो प्रॉम्प्ट रिपेमेंट के लिए जो मिलता है वो मिलता है 3%, वो किसानों को मिलता है कि किसान जो है समय पर चुकता कर रहा है, तो 3% किसान को मिलता है, कस्टमर को, और 1.5% जो है बैंक को मिलता है। फिर आप क्या करते हो, आप 30 सितंबर की जब क्लोजिंग करोगे ना, तो आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट सबवेंशन मतलब आपने कितने किसानों को लोन दिया, 3 लाख रुपए 7% की ब्याज दर पे, उन किसानों का इंटरेस्ट सबवेंशन आप कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करके आप नॉमिनल डेबिट करके अपने P&L में क्रेडिट कर देंगे और फिर उसके बाद जो नॉमिनल से डेबिट किए हैं उसको जो है क्लेम भेजेंगे। फिर क्लेम जो है टुकड़ों टुकड़ों में आता है। ये हिस्सा जो है इंटरेस्ट सबवेंशन का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये कई लोग साथियों का थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड के लिए एक रिवाइज गाइडलाइन निकाला 2020 में। व्हाट इज द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट? तो पहले ये था 10 साल का, लेकिन अब चूंकि सारे जो बैंकिंग है वो डिजिटलाइजेशन की ओर लाना है, दूसरा कम स्टाफ पे काम करना है, कम स्पेस में काम करना है, और पूरे भारत के नागरिकों को बैंकिंग ऑनबोर्डिंग करना है फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से,
इसीलिए रिकॉर्ड कीपिंग में टाइम को 50% रिड्यूस कर दिया गया। ठीक है संजय जी, कि भाई आप सोचिए ग्राहक कितने बढ़ गए बताओ, ग्राहक तो 5 गुना 6 गुना 10 गुना 25 गुना बढ़ा दिए, क्योंकि है ना, संजय जी सीधे खड़े हो जाते हैं, मेरा खाता भाग्य विधाता, सीधे पहुंच जाते हैं उनके घर। आपके घर में किसका खाता नहीं है, उसको पकड़ के जबरदस्ती बुलेट में बिठा के ले आते हैं, खाता खोल देते हैं। तो जब इतने सारे खाते खोल रहे हैं तो रिकॉर्ड्स कहाँ रखेंगे, हम रख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए इसको कम किया गया, अब किया है 5 ईयर्स। तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट विल बी 5 ईयर्स। चलिए अगला महत्वपूर्ण है, अभी 6 फरवरी और 8 फरवरी 2023 को पॉलिसी रेट्स में बदलाव किए गए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या करती है कि जब भी आप 2-2 महीने में, मतलब बाई मंथली मीटिंग होती है। पिछला मीटिंग हुआ था आपका दिसंबर में, और अभी मीटिंग हुआ है 6 फरवरी, 6 से 8 फरवरी को मीटिंग हुआ। और इस मीटिंग में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है, इसमें देश की अर्थव्यवस्था में जो पैसों का, जो आर्थिक पैसों, रक्त का प्रभाव होता है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड का प्रभाव होता है, ठीक उसी तरह देश में पैसों का प्रभाव कैसे हो रहा है, किधर से पैसा आ रहा है, किधर से पैसा जा रहा है, कहाँ पर रुक रहा है, ये सारी चीज़ों पे बैठक होती है और उसके आधार पर पॉलिसी रेट डिसाइड किए जाते हैं। तो इस पॉलिसी रेट में इंक्रीज किया गया है रेपो रेट को, रेपो रेट को इंक्रीज किया गया है 6.50%। तो ये लगातार बदलाव किए गए हैं। रेपो रेट में जो इंक्रीज किया गया है 25 बेसिस पॉइंट का, और 6.25 था जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी बैठक हुई थी, अभी उसको बढ़ा के 6.50 किया गया है। इसके पीछे का कारण ये होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक चाहती है कि बाजार में पैसा कम जाए, क्योंकि बाजार में पैसा ज़्यादा है, रेट महंगा कर दिया। जब रेट महंगा कर दिया तो इसका मतलब ये है कि मार्केट से पैसा को सोखना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉलिसी रेट में जो है ये 6.50% पॉलिसी रेट में रेपो रेट है। और इसमें ये बात कही गई है कि जो भी इन्फ्लेशन टारगेट है उनको सपोर्ट करेगा ग्रोथ में, और इसलिए इसको रेपो रेट को बढ़ाया गया है। दूसरा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी 6.25% है। ये एक नया इंट्रोड्यूस किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले फाइनेंशियल ईयर में, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा है, वो लोन नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, भारतीय रिजर्व बैंक में आके जमा कर देना है। ठीक है संजय जी, ये क्यों ऐसा किया बताओ? रेट कितना रखा है देखो, 6.25%। ये इसलिए रखा है कि भाई आप ना ग्राहकों को मत दो ज़्यादा पैसा, अभी बाजार में ज़्यादा पैसा है, स्टैंडिंग डिपॉजिट मेरे पास लाके जमा कर दो, मैं 6.5 रुपये दूंगा, 6.25 रुपये दूंगा, 6.25%। लेकिन मेरे से कोई कोलेटरल मत मांगना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मत मांगना। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या है? बैंकों के पास अगर कोई पैसा है, बैंक सीधे आरबीआई में जमा कर सकते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। और उस स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में आरबीआई जो है 6.25% जो है वो आपको ब्याज देगा। क्वेश्चन में पॉलिसी वर्ड वाला आंसर देना होगा। मैं दया जी ये बताना चाहूँगा कि जो भी क्वेश्चन आएगा वो क्लियर आएगा, क्लियर आएगा, मतलब उसमें आपको डाउट नहीं रहेगा। उसमें पूछेगा एज पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग दिसंबर में, शायद 5 से 7 दिसंबर को हुआ था, वो देख लीजिएगा। 5 से 7 दिसंबर 2022 आएगा तो पॉलिसी रेट पिछला आएगा। अगर एज पर मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग 6 फरवरी टू 8 फरवरी आएगा तो आपका उत्तर ये रहेगा। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.75% है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट एक ऐसा रेट है जिसमें अगर बैंकों को कोई लिक्विडिटी क्रंच हो जाती है, अचानक रातों रात पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, उनका एसएलआर मेंटेन करने के लिए, सीआरआर मेंटेन करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है, तो उसके लिए आरबीआई के पास जाते हैं और आरबीआई से पैसा मांगते हैं। तो उस पैसे पर ओवरनाइट जो लोन दिया जाता है वो 6.75%। और बैंक रेट क्या है? लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन मांगती है बैंक, तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन मांगते हैं
तो उसको बैंक रेट होता है, जिसमें बिल डिस्काउंटिंग सिस्टम रहता है, वो बैंक रेट 6.75%, और एक फिक्स रिजर्व रेपो रेट ये 3.35%। ये काफी समय से यही है 3.35। मतलब जब आरबीआई जो है बैंकों से पैसा लेती है इस उद्देश्य से कि समय पर इसको वापस कर दिया जाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अगेंस्ट, तो इसमें आरबीआई 3.35% देंगे बैंकों को। मतलब बैंकों का पैसा आरबीआई के पास देना मतलब आरबीआई उधार ले रही है, तो रिवर्स रेपो रेट लगेगा। तो अगर बैंकों से आरबीआई लोन लेगा तो 3.35% चुकाएगा, लेकिन आरबीआई से बैंक लेंगे तो 6.5% चुकाएंगे। तो इसका मतलब रेट बढ़ा देना मतलब सीधे सीधे रिटेल भी रेट बढ़ गए, तो मार्केट में पैसा सोखना चाहते हैं। ये है आपका पॉलिसी रेट। दूसरा रेट है रिजर्व रेट। तो मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व रेट में किसी प्रकार का भी चेंज नहीं किया गया। ये सीआरआर है 4.50% और एसएलआर है 18%। तो सीआरआर होता है बैंकों को जो भी उनके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा नगद के रूप में रखना होता है, वो है 4.50%। रोकड़ के रूप में, कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। और दूसरा है एसएलआर। एसएलआर मतलब होता है स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो। तो स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो के आधार पर बैंकों को कहा जाता है कि जो भी आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में, कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में रखिए, और वो 18 होना चाहिए। मतलब बैंकों के पास जो भी नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी है, जो प्योर डिपॉजिट है, उसका 100 रुपये जमा है तो 4.5 रुपये पहले हमारे पास रख दो, 18 रुपये एसएलआर के रूप में रख दो, दोनों मिला के 22.5 रुपये रख दिए। बचा कितना है आपका? 22.5 से आपका बचेगा 77.5। तो 77 रुपये 50 पैसे बचा, तो आप इसको लोन दे सकते हो, ये बात कही गई है। इसीलिए जो सीडी रेशियो की बात होती है ना, तो 60% के आसपास ठीक होता है, क्योंकि आपका 25% तो आरबीआई के पास ही जमा होता है ना डिपॉजिट का। चलिए अब बात करते हैं ये वाला, ये बदलाव है। द इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन अनक्लेम डिपॉजिट ट्रांसफर टू आरबीआई इन डी फंड इज हाउ मच? जरा टाइप करके बता दीजिए। हमारे रितेश कुमार मित्तल जी कहते हैं कि सर ऑडियो इज डिजेबल, प्लीज इनेबल इट। तो ऑडियो तो इनेबल है, क्योंकि हमारे तमाम साथी जो हैं बढ़िया करके सुन रहे हैं, क्योंकि किसी का चैट तो आया नहीं है ऐसा। बराबर है ना ऑडियो? चलिए बहुत बढ़िया है। तो अतुल प्रताप जी कह रहे हैं कि 3% है, बहुत बढ़िया। पहले ये 3.50% था, जिसे कम करके 3% किया गया 10 मई 2021 से। So the interest rate payable on unclaimed deposit transferred to RBI in deep fund is 3% with reference from 10th मई 2021। 10 मई 2021 से जो डीप में इंटरेस्ट है वो 3% जो है आपका ब्याज जो है मिलता है, जो आरबीआई को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। डीप का फुल फॉर्म है डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। तो जो भी पैसा आरबीआई में ट्रांसफर करते हैं उसका इस्तेमाल डीप फंड में होता है, और डीप जो फंड है उसका इस्तेमाल किया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। अभी आपने देखा होगा संजय जी, वाह बढ़िया है। तो मीरा जी ये हैं सेशन में, बहुत बढ़िया। एक तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ये बात कही गई कि आपने नवंबर 2022 में, अब देखे होंगे 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपने एक बड़ा सा अवेयरनेस कैंप चलाया था, उसमें आरबीआई का भी खर्चा हुआ। तो वो खर्चा जो है इस डीप फंड से करते हैं, तो इसको बोलते हैं डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। क्योंकि देखिए डीप फंड में जो चला जाता है पूरा तो क्लेम आप करते नहीं है, बाकी सब आरबीआई इस्तेमाल करता है, लेकिन जब भी आप क्लेम करते हैं आरबीआई तुरंत पैसा वापस दे देता है। आपको सर्टिफाई करके, कॉन्करेंट ऑडिट से सर्टिफाई करके उनको क्लेम करना होता है। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो आपने अच्छी बात लिखी। अगला है इंटरेस्ट रेट ऑन पीपीएफ। बताइए इंटरेस्ट पीपीएफ में इंटरेस्ट रेट क्या है? देखिए इंटरेस्ट रेट में जब भी बात करूंगा तो इंटरेस्ट रेट के केस में इंटरेस्ट रेट सिर्फ ना आप पूछता है ये स्मॉल सेविंग डिपॉजिट के बारे में इंटरेस्ट रेट पूछता है। तो इंटरेस्ट रेट पूछता है स्मॉल सेविंग डिपॉजिट के बारे में इंटरेस्ट रेट पूछता है, और बाकी तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको दूसरे स्कीम्स का नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा।
तो इंटरेस्ट रेट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो है कोई बदलाव नहीं किया गया फाइनेंशियल ईयर Q4 22-23 के लिए, और अभी भी वो 7.1% है, बराबर है ना। चलिए, तो 7.10% है, और ये काफी समय से है, इसलिए आप सभी साथियों को याद होगा, तो इसको हम आगे बढ़ लेते हैं। 7.10% है, लेकिन आपको याद रखना जरूरी है। अब जो नया पीपीएफ में 5 बदलाव किए गए हैं, पीपीएफ में जो है बड़े बदलाव किए गए हैं और 5 बदलाव किए गए हैं। तो पीपीएफ में हमेशा ही पॉपुलर सीरीज का रहा है, लेकिन पीपीएफ के लिए जो न्यू रूल बदले हैं, 5 नए जो रूल हैं पीपीएफ में, उसमें मैं बताना चाहूंगा 5 बड़े बदलाव में से पहला बदलाव जो किया गया है पीपीएफ में, वो है उसका एक्सटेंशन। पहले क्या होता था, पीपीएफ जब 15 साल मैच्योर हो जाता था तो उसके 1 साल के पहले आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ता था कि भाई मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ, तभी मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अभी उसको हटा दिया है। अगर कोई व्यक्ति वो एप्लीकेशन नहीं भी देगा और पैसे को वहीं पड़ा रहेगा, तो भी उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा 7.10%, जैसा कि आपको इसमें पीपीएफ में मिलेगा। तो पहला बड़ा बदलाव क्या है, पीपीएफ में अकाउंट एक्सटेंशन के लिए उसमें रिलैक्सेशन दे दिया। दूसरा बड़ा बदलाव क्या किया है, पीपीएफ अकाउंट में जो डिपॉजिट है उसका जो गुणक है कम कर दिया। पहले मिनिमम 100 रुपीज में खाता खुलता था और 100 रुपीज के मल्टीपल में वो जमा हो सकता था, लेकिन अभी क्या किया उन्होंने, मिनिमम 500 में खाता खुलेगा और 50 के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं। बराबर संजय जी, लिख रहे हैं आप? पहले था 100 रुपए में खाता खुलेगा, लेकिन अभी 500 में खाता खुलेगा, और पहले क्या था 100 के मल्टीपल में जमा कर सकते हैं, लेकिन अभी 50 के मल्टीपल में जमा करने के लिए बोल दिया गया है, चेंज किया गया। तो दूसरा बदलाव, तो पहला बदलाव किया है पीपीएफ में क्या, कि पीपीएफ में अगर कोई व्यक्ति मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद भी इंटरेस्ट रेट पा सकता है जो इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का है, उसके लिए सबमिट फॉर्म करने की जरूरत नहीं कि भाई इसको आगे बढ़ा दो, ऑटोमेटिक कर दिया। दूसरा बदलाव क्या किया है, मिनिमम पीपीएफ खोलने के लिए 500 चाहिए और 50 के मल्टीपल में होगा। तीसरा बड़ा बदलाव क्या किया है, प्रीमेच्योर अकाउंट क्लोजर। प्रीमेच्योर अकाउंट क्लोजर 5 साल के बाद प्रीमेच्योर अकाउंट क्लोजर ले सकते हैं, ये बात कही गई है। और पहले इसमें पहले से इसको थोड़ा रिलैक्स कर दिया है। पहले जो है इसमें 6 साल का था, उसको 5 साल का कर दिया है। अभी देखिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कहा गया है, अगर लोन में जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है, लोन में बदलाव किया गया। लोन में पहले 2% ज्यादा इंटरेस्ट होता था, उसको घटा के 1% कर दिया है। और पहले लोन में 24 महीने में वसूली हो जाती थी, अब 36 महीने में वसूली होगा। तो ये बड़े बदलाव किए गए हैं पीपीएफ में, जो आपकी स्क्रीन पर हैं। अगर प्रीमेच्योर क्लोजर करना है तो 5 साल के बाद, पार्शियल विड्रॉल करना है तो 6 साल के बाद 50% तक, और लोन फैसिलिटी कर दिया है इसको 3rd से 6th, इसीलिए ये पार्शियल विड्रॉल 6 साल बाद अलाउ किया है। तो पीपीएफ को इस स्क्रीन से पूरा पढ़ सकते हैं। लॉक इन पीरियड है इसका 15 साल, इसको 5-5 साल में एक्सटेंड कर सकते हैं। 15 साल होने के बाद इसको बढ़ाने के लिए आवेदन देने की जरूरत नहीं। अगर कोई व्यक्ति आवेदन नहीं देता है तो भी इंटरेस्ट मिलेगा, पहले ये फैसिलिटी नहीं थी। अगर आपको इंटरेस्ट रेट उसी हिसाब से पाना है तो आपको एप्लीकेशन देना होता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, इंटरेस्ट जो होगा 7.10%। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि इसमें खाता खोलने के लिए 500 चाहिए, साल भर में भी 500 जमा होना चाहिए, और मैक्सिमम 1.50 लाख होना चाहिए। एक बदलाव और किया गया है, पहले क्या था 12 डिपॉजिट हो सकते थे साल भर में, जिसमें अभी रिलैक्सेशन कर दिया, अभी कितना भी टाइम जमा कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। और बदलाव क्या किया है, पहले 2 साल से लेके 3 साल से लेके 5 साल के अंदर जो है लोन मिलता था, अभी क्या है 3 साल से लेके 6 साल तक लोन मिलेगा, 36 महीने का समय मिलेगा। जैसे ही 6 साल पूरा हो जाएगा पार्शियल विड्रॉल होता है, इसलिए 6 साल के अंदर पैसा आ जाना चाहिए। और लोन जो दिए जाएंगे उनमें पहले 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जाता था, अब जो है 1% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लिया जाएगा। प्रीमेच्योर विड्रॉल एग्जिट कर सकते हैं 5 साल बाद, कुछ कंडीशन दिया गया है, अगर कोई क्रिटिकल केस हो गया उनका तो फिर उनको विड्रॉल कर सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं प्रीमेच्योर। चलिए अगला सवाल लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट अपडेट लेते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना का जो इंटरेस्ट रेट के बारे में यहाँ बताया गया है, सुकन्या समृद्धि इंटरेस्ट रेट में करंट जो रेट चल रहा है वो 7.60% कंपाउंडेड एनुअली, 7.60%।
तो ये जो स्कीम्स है सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, इसीलिए इनके इंटरेस्ट रेट हमें याद होना चाहिए। IBPS या बैंक मैनेजमेंट चाहती है कि ऐसी योजनाएं जो देश में रहने वाले नागरिकों के लिए बनाई गई हैं उनका इंटरेस्ट कितना मिल रहा है या उसमें बेनिफिट क्या है उसके बारे में मेरे अधिकारी कर्मचारियों को कितना ज्ञान है, यही आकलन करने के लिए आपको रिटन टेस्ट में बुलाया है। इसलिए इनको जानना है क्योंकि इनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 7.60%। Okay, I found this on the web for cookie in my rate of interest मिलता है, check it out. अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट खोजने लग गया, बताइए हैं, सॉरी है ना। चलिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 7.60% कंपाउंडेड एनुअली होगा। अब एक महत्वपूर्ण बदलाव जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हुआ है, कई साथियों का डाउट भी होगा कि सर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर सवाल आए तो हम मैक्सिमम कितना लिखेंगे। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में बजट में जो अनाउंस किया गया है, कितना अनाउंस किया गया है, आप लोग जरा टाइप करके लिखेंगे जरा, कितना अनाउंस किया गया है। मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट शुड बी कैन बी इन्वेस्टेड इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो है 30 लाख कर दिया। बहुत बढ़िया। तो पूजा जी 30 लाख बोल रहे हैं, बहुत सभी साथी 30 लाख कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल को इसमें अच्छे से पढ़ेंगे कि वो फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, बजट में अनाउंसमेंट पूछ रहा है, तो उसके आधार पर जवाब देंगे। अगर हम इस फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे 22-23 के फाइनेंशियल ईयर की, तो सीनियर सिटीजन में वो 15 लाख ही होगा। 1 अप्रैल के बाद वो इफेक्टिव होगा बजट, क्योंकि बजट जो पेश किया जाता है आगामी साल के लिए पेश किया जाता है। इसीलिए आपको उस सवाल को पढ़ के जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट की बात करेंगे तो इंटरेस्ट रेट है 8.0% पर एनम, 22-23 के लिए 8.0%। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जिसमें कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक मुश्त जो है जमा करने के लिए मैक्सिमम एक आकर्षक ब्याज दर देते हैं, ये गवर्नमेंट की एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम है। इसके आधार पर सरकार जो है जो सीनियर सिटीजन है उनको एक आकर्षक ब्याज दर पर डिपॉजिट के लिए मदद करती है और उनको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिपॉजिट मोबिलाइज करने के लिए प्रेरित करती है। तो 8.0% इसका रेट है। और अगर सवाल पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए तो 15 लाख, और बजट में अनाउंस कितना हुआ है मैक्सिमम, तो 30 लाख। अच्छा, अब ये सवाल जो है पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें बदलाव किए गए हैं। व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग अमाउंट फॉर PPF? तो PPF अभी मैं देखा हूँ कि बहुत सारे मॉक टेस्ट में भी सर 100 रुपये सुधरा नहीं है। तो आप लोग के रिपोर्ट्स आते हैं मेरे पास, तो मैं रिपोर्ट्स में देखता हूँ आप ही लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो मुझे भेजते हैं कि सर ये तो बदल गया है, तो मैं उसको फिर बदल लेता हूँ अपने एंड से। लेकिन मोबाइल ऐप में जो क्वेश्चन में आप रिपोर्ट भेजते हैं वो सुधर जाता है, और कोई इंगित करता है तो मैं सुधार लेता हूँ, वैसे मैं डेली चेक करता हूँ उसको। तो व्हाट इज़ द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग? 500 रुपये है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये जो चेंजेस हुआ है 22 जुलाई 2022 से, तो 22 जुलाई 2022 को मिनिमम अकाउंट ओपनिंग जो अमाउंट है PPF के लिए 500 हो गया, और जो मैक्सिमम है 1.50 लाख हो गया। तो ये बदलाव किया गया 22 जुलाई 2022 को। और इसी तारीख को 5 बड़े बदलाव किए गए हैं जिनकी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि जो एक सवाल अभी पूछा भी जा सकता है, हायर स्केल में पूछा जा सकता है कि इसमें कितने बार जमा कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम 12 कर लेंगे। फिर 50 की गुणक में जमा करने का है मल्टीपल टाइम, और बाकी डिटेल वीडियो भी आपके लॉगिन सेक्शन में होगा। एक बड़े बदलाव किए गए हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के लिए मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना है PMEGP लोन करने के लिए। तो PMEGP लोन में भारत सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए ग्रामीण विकास जो ग्रामीण एरिया में काम कर रहे हैं जो होनहार युवा हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करने के लिए, उनको इंडस्ट्री बिठाने के लिए PMEGP लोन का विस्तार किया गया। तो PMEGP लोन में क्या किया है, इन्होंने प्रोजेक्ट कास्ट में वेरिएशन किए हैं, उनमें मॉडिफिकेशन किए हैं। और जो नया प्रोजेक्ट कास्ट है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर कोई युवा काम कर रहा है, कोई भी सिटीजन काम कर रहा है, तो उसको 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और सर्विस सेक्टर में जो प्रोजेक्ट कास्ट है उसको 20 लाख कर दिया। सोमनाथ जी ने बढ़िया लिख दिया जी, मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख कर दिया जी, सर्विस में 20 लाख कर दिया, बहुत बढ़िया।
कृपा सागर जी ने और कृपा बना दी उसमें, और क्या क्या लिख दिया, मन्नू, अच्छा, और सर 50 मन्नू 20 सर लिख दिया, है ना, बहुत बढ़िया, सागर लगा दिया जी इसने। तो प्रोजेक्ट कास्ट जो है सर्विस इंडस्ट्री के लिए उन्होंने सर्विस सेक्टर में 20 लाख कर दिया, पहले 10 था, मतलब दुगुना कर दिया, और 50 लाख जो है मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, और ये किया है 13 मई 2022 से। सो द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज ए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम। ये क्या है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसमें 35% मैक्सिमम सब्सिडी दी जाती है। लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। भारत में एम्प्लॉयमेंट की बहुत ज़रूरत है, आने वाले 2000 जब 47-50 तक पहुंचेंगे ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत अभी भी दिक्कत हो रही है, लेकिन इसी दिशा में सरकार भी काम कर रही है, वो समझ पा रही है, इसीलिए एमएसएमई को बहुत जोर दिया जाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल और अर्बन एरिया में मिले, इसके लिए इनमें एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जिसके तहत एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। और ये काम आप बैंकर्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अपने इलाके में देखिए, कोई भी ऐसा वाइबल प्रोजेक्ट है उसको इस्टेब्लिश करने में मदद करिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग मजदूर हों, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। तो यहाँ पर मैक्सिमम सब्सिडी 35% होता है, और मैं यही पूछता है मैक्सिमम सब्सिडी कितना परसेंट होता है। प्रोजेक्ट कास्ट मैक्सिमम 20 लाख सर्विस के लिए, और प्रोजेक्ट कास्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख होगा। ये 13 मई 2022 से है। चलिए अगली महत्वपूर्ण बात है, ये हुई ना बात, प्रधानमंत्री स्वनिधि मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा। हाँ जी, टाइप करके फटाफट बता दीजिए। प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि जो मैक्सिमम अमाउंट पूछा जाता है, आप सोचिए ये कितना, कोविड के पीरियड में किसी भी रेडी वाले, फल वाले, और जो हमारे घर के द्वार तक सामान पहुंचाते हैं, हमारे दैनिक जीवन में जरूरत की चीज़ों को, उपभोक्ता की चीज़ों को हमको पहुंचा देते हैं, ऐसे लोगों का रोजगार बंद हो गया था। और रोजगार बंद हो जाने की वजह से जो उन लोग का जीवन यापन जो है ठप हो गया था, उन्हीं को स्टार्ट करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। और ये 10,000 रुपए वर्किंग कैपिटल टर्म लोन दिया गया था फर्स्ट ट्रांच में, और फिर उसके बाद सेकेंड ट्रांच में उसको 20,000 किया गया, और थर्ड ट्रांच में इसको 50,000 किया गया। लेकिन सवाल ही ऐसा पूछा गया है, मैक्सिमम अमाउंट तो होगा वो 50,000। अनुराग जी ने बढ़िया लिख दिया, थर्ड ट्रांच ₹50,000। सत्येंद्र जी ने जो भी लिखा, बहुत बढ़िया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको देखता है, इसका जो इसको ऑपरेट करता है इस स्कीम को। और उसने गाइडलाइन इशू किया और बोला कि थर्ड ट्रांच में मैक्सिमम लोन विल बी 50,000 टू प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि बेनिफिशरीज विद इफेक्ट फ्रॉम 3 सितंबर 2022। टैगलाइन है स्वनिधि से समृद्धि। बहुत बढ़िया सोमनाथ जी बोल रहे हैं स्वनिधि से समृद्धि। तो सरकार जो है टैगलाइन में बहुत मास्टर है, विवाद से विश्वास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, है ना, ऐसे करके टैगलाइन बनाने में तो सरकार जो है बहुत अच्छे हैं। और वो टैगलाइन भी सरकार इस तरह से पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट के माध्यम से निकालते हैं, जिसमें कि ग्राहक जो है उस टैगलाइन को लेते हैं। तो इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, देखिए कि थर्ड ट्रांच 50,000 है। दूसरा, अभी मैंने देखा स्केल 1 से 2 में ये पूछा गया कि प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि योजना को मॉनिटर कौन करता है। तो प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि जो योजना है इसको मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो ये भी एक सवाल अब जानने के लिए होता है, क्योंकि इतनी सारी योजनाएं होती हैं और एज ए बैंकर हमें याद रखने में तो बहुत दिक्कत होती है, लेकिन अगर पढ़े रहते हैं ना तो फिर हम उसको ठीक समय में याद कर पाते हैं, या हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको सुन पाता है या उसको निकाल पाता है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को सभी से रिक्वेस्ट भी करता रहता हूँ और सभी से आग्रह भी करता रहता हूँ कि आप जो है चीज़ों को सुनते रहिए, बस सुनते रहिए। क्योंकि जैसे अभी आप, हो सकता है अभी आप अपने घर में बैठे हों और अपने सामने कुछ एक्टिविटी हो रहा है तो आपका कॉन्शियस माइंड वहाँ हो, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड ऐसा होता है जो इन सुनी हुई चीज़ों को अपने अंदर रखता है। आपने देखा होगा ना, वो
अभिमन्यु जो है गर्भ में थे और सारी चीजें चक्रव्यूह रचना जो है सारी सुन लिए थे सबकॉन्शियस माइंड में। तो ठीक उसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड एक ताकत होती है कि हमारे आसपास जो चीजें घटित हो रही हैं उनका वो आंकड़ा रिकॉर्ड करते रहता है और जब जरूरत पड़ता है तो हमको वो निकाल के देता है। इसीलिए आप अपने सामने होने वाली चीजों को ध्यानपूर्वक देखते रहिए, भले ही हमारा कॉन्शियस माइंड वहां पर नहीं हो। चलिए, ये एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अपर एज बढ़ाया गया है। अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना मेरा खाता भाग्य विधाता जो स्कीम है उसमें अगर कोई ओडी फैसिलिटी लेना चाहता है तो ओडी फैसिलिटी के लिए अपर एज पहले 60 था, जिसे बढ़ाकर प्रमोद जी ने बता दिया। जवाब हुआ बहुत बढ़िया। ओम प्रकाश जी 65। आप लोग सब पढ़े हुए, मैंने बताया कि ये सारे चेंजेस पढ़े हुए हो, बस अंतर ये हुआ कि मैं आपसे चर्चा के माध्यम से बता दे रहा हूँ और आपका रिकॉल हो जा रहा है और एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी नए जो चेंजेस हैं मिल जा रहे हैं। तो अपर एज जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए प्रधानमंत्री में जो हो गया 60 से बढ़ा के 65 कर दिया गया 28 अगस्त 2022 से। तो जो साल भर में बदलाव होते हैं उन पे आज का सेशन है और एक सेशन और रखना पड़ेगा क्योंकि एक सेशन में इतने सारे बदलाव कवर नहीं हुए। तो आज जितने भी 40-50 बदलाव यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा, फिर अगले दिन एक दिन सेशन और रख लेंगे जिसमें सारी चीजें हो जाएंगी। तो अपर एज जो है ये 60 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। मतलब सरकार चाहती है कि जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जो फायदा है और लोगों को मिले, ज्यादा लोगों को मिले, ज्यादा लोगों को मिले। तो अपर एज जो है 60 टू 65 ईयर है 28 अगस्त 2022 से। अब इसके पीछे का मकसद यही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्रधानमंत्री जनधन खाता हो और जो जिनकी एज 60 से ऊपर भी हो गई है उनको भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दीजिए, उनकी भी ज़रूरत है तो उनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दीजिए। और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कितना है? हसल फ्री ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 2000 है और मैक्सिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000। और 10,000 किसको मिलेगा? जिसका 6 महीना पुराना खाता हो, सेटिस्फैक्ट्री ट्रांजेक्शन हो, कोई भी एनपीए ना हो और आपको विवेक दिया है डिस्क्रिशनरी पावर, तो वो जो है आपको मिलेगा 10,000। और हसल फ्री का मतलब क्या हुआ श्रीदेवी जी? हसल फ्री का मतलब ये हुआ, उन्होंने बोला हसल फ्री का मतलब ये है अगर किसी ने मांगा तो फिर दिया, फिर तो सवाल ही नहीं, नो क्वेश्चन। मांगा तो दे दो 2,000, मांगा तो दे दो 2,000। मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूँ। प्रशांत जी ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। प्रशांत जी थोड़ा सा वो हो गया है ना, सिर दर्द कर रहा है क्या प्रशांत जी? नहीं कर रहा है? अरे लगाइए बढ़िया पखाल भात खाइए, एकदम मजा आ जाएगा, ठंडा ठंडा, है ना। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ प्रशांत जी, बिना पूछे एनी क्वेश्चन यस, मतलब ये समझिए अभी एक ऑफ मतलब ऑफलाइन ट्रांजैक्शन के मोड फैसिलिटी स्टार्ट किया है जो आरबीआई ने। ऑफलाइन ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं जिसमें पर एंट्री 200 रुपया ऐसा किया और मैक्सिमम जो है 2,000 किया है। तो ऑफलाइन ट्रांजैक्शन क्या होता है? मोबाइल आपके पास उस समय लिंक नहीं है और मोबाइल लिंक नहीं है तो उस समय ट्रांजैक्शन हो जाएंगे, लेकिन जब टावर में आएंगे तो खाते में होगा पैसा तो डेबिट होगा क्योंकि वो मैसेज सिस्टम से होता है। तो 2,000 का हसल फ्री है, मतलब मांगा तो आपको देना ही पड़ेगा, नो क्वेश्चन, उनको दे ही दीजिए। पटाया नहीं पटाया अलग बात है। डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है राहुल जी, डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लोन है, तो आप लेटर ऑफ कंटिन्यूटी ले लीजिए, लेटर ऑफ इंटरेस्ट वेरिएशन ले लीजिए, लेटर ऑफ एप्लीकेशन ले लीजिए और एक छोटा सा प्रोसेस नोट लीजिए, रिकमेंडेशन और सैंक्शन, और उसके खाते में जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए डॉक्यूमेंट लेते हैं ना, लेटर ऑफ कंटिन्यूटी लेते हैं, डीपी नोट लेते हैं, लेटर ऑफ इंटरेस्ट वेरिएशन लेते हैं और आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म लेते हैं और सैंक्शन लेटर, बस इतना ही, 10 और कुछ नहीं, और बाकी तो केवाईसी डॉक्यूमेंट है ही। चलिए अब बात करते हैं अगला महत्वपूर्ण, ये सवाल जो है आपको अच्छा लगेगा सुनने में। बैंक आर एडवाइज टू प्रोवाइड मिनिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऑफ रुपीज हाउ मच टू वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैविंग प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना अकाउंट्स इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस इशूड बाय इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने एक बात कही है, बैंकों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, एडवाइस किया है कि जो भी वेरीफाइड एसएचजी मेंबर हैं
जिनको सरकार ने वेरीफाइड किया है एसएचजी को, ऐसे एसएचजी के मेंबर्स जो हैं उनको मिनिमम इतना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी तो दे ही दीजिए। ये जो प्रशांत जी लिख रहे हैं वो 10,000, ये 10,000, ये मैक्सिमम है। लेकिन ये ध्यान से सवाल को पढ़िए, सवाल ऐसे ही आएगा। 10,000 वाला तो आप कॉमन सवाल हो गया। इसमें आईबीए ने ये कहा है कि आपके एरिया में जो एसएचजी है, वुमेन वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैं, उनमें अगर वेरीफाइड एसएचजी हैं तो उनमें एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना है। वो कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिनिमम प्रोवाइड ही करिए, वो बात कही गई है, वो है 5,000। ठीक है, वो कितना है? 5,000। सवाल देख लीजिए क्या लिखा है। बैंक्स आर एडवाइज टू प्रोवाइड मिनिमम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी of ₹5,000 to verified women SHG member having Prime Minister Jan Dhan Yojana account in accordance with the guideline issued by Indian Bank Association। तो इसमें बिल्कुल ही आपको डाउट नहीं होना चाहिए, 10,000 बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, सवाल को पढ़ लेना चाहिए। और ये सवाल आएगा तो ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आएगा। सवाल ऐसा नहीं आएगा, कॉमन सवाल तो 10,000 सभी को ही जानते हैं। सवाल आएगा क्यों? क्योंकि जैसा गाइडलाइन इशू होता है पर मेंबर है ये। एसएचजी के एक मेंबर को ऑलरेडी एक एसएचजी को आपके जो सरकार ने वेरीफाई कर दिया है, एक एजेंसी ने आपके, क्या होता है जैसे आप देखे होंगे एसएचजी क्या होता है, पहले एसएचजी बनता है, एसएचजी बनने के बाद उसमें पंचसूत्र का पालन होता है। पंचसूत्र का पालन होने के 3 महीने बाद वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनका पंजीयन हो जाता है। पंजीयन होने के बाद पंचसूत्र का जब पालन हो जाता है तो ये जनपद या जो जनपद कार्यालय में अधिकारी हैं, सीईओ हैं, वो वेरीफाई करते हैं उसको और उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग में अच्छे नंबर 15 नंबर से ज़्यादा पा जाते हैं तो भारत सरकार क्या करती है, उनको एक रिवॉल्विंग फंड दे देती है। रिवॉल्विंग फंड देने के बाद वो वेरीफाइड वुमेन एसएचजी कर दिए, तब ये बैंक के पास आते हैं क्रेडिट लिंकेज के लिए 6 महीने बाद। तो जब क्रेडिट लिंकेज के लिए 6 महीने बाद आएंगे तो आप उसको एनआरएलएम में क्रेडिट लिंकेज करेंगे, वो अलग इशू है। लेकिन उसमें ही कहा गया है अगर कोई वेरीफाइड वुमेन एसएचजी है तो उसके मेंबर को कम से कम उनके आजीविका के लिए इमीडिएट उनके पर्सनल खाते में 5,000 का ओवरड्राफ्ट दे दीजिए, ये बात कही गई है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम आईएमपीएस पर ट्रांजेक्शन। आईएमपीएस ट्रांजेक्शन को बढ़ाया गया है, पहले ये 2 लाख रुपए था। मेरे साथी होनहार साथी जरा टाइप कर दीजिए कितना लाख कर दिया है। भले ही आपकी बैंक में वो नहीं हुआ हो इम्प्लीमेंट या नहीं हो रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं हमको। एग्जाम में आए तो बता दो हुआ है ना, एग्जाम में बताया तो भैया 5 लाख है। ठीक है, तो आईएमपीएस जो ट्रांजेक्शन है पर ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया और पर डे जो है 10 लाख कर दिया गया। राजू नयन जी ने बता दिया, अच्छा, अरे वाह, ये तो लिख भी दिए। तो one can send up to ₹5 lakhs to the beneficiary via IMPS with reference from 17th August 2022। 17 अगस्त 2022 से IMPS में बड़ा बदलाव किया गया है और IMPS में ये बदलाव किया गया है कि 2 लाख की जो पर ट्रांजेक्शन की लिमिट थी उसको बढ़ा के 5 लाख किया गया। ऐसा क्यों किया गया होगा? क्योंकि हम डिजिटल की तरफ जा रहे हैं। तो डिजिटल की तरफ जा रहे हैं तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, उसी पैसे को जो है ट्रांसफ़र करने के लिए उसकी लिमिट को बढ़ाया गया है 5 लाख, 2 लाख से लेके 5 लाख किया गया, ताकि लोग जो हैं ये डिजिटल ट्रांजेक्शन में बढ़ावा है। अभी भी हालांकि डिजिटल ट्रांजेक्शन में बहुत ज़्यादा बढ़ावा हो गया है। कई बैंकों ने अभी क्या किया है कि जो स्टाफ मेंबर है ना, स्टाफ मेंबर को कैश विड्रॉल जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है ना। कोई साथी हैं यहाँ पर जो स्क्रीन पर बता सकते हैं कि उनके बैंक में वो कैश विड्रॉल जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब आप अगर स्टाफ हैं और आप एटीएम कार्ड आपके पास है, कैश विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया डिजिटली। अब अलग अलग बैंक के हिसाब से ये पॉलिसी ऐसा किया गया है। चलिए, तो इसमें आईएमपीएस से जुड़ा हुआ सवाल अगर आया तो आप लिखेंगे 5 लाख। वाह, एमजीबी में है, अपील की है, बहुत बढ़िया है ना। तो ऐसे और भी बैंकों में ऐसा किया है, तो स्टाफ जो है कैश निकालने नहीं पा रहे हैं तो
यस, अतुल प्रताप जी बोल रहे हैं कि अपील किया है हमने, अच्छी बात है। 5 लाख को याद रखिए IMPS ट्रांजेक्शन के लिए। अब आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना में भी चेंज किए गए हैं। यहाँ पर देखिए, व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना विद इफेक्ट फ्रॉम 6 जून 2022। यस, मैनेजमेंट ने स्टाफ को कहा है, बढ़िया बात है। तो ये ना IBA मतलब पीछे से ही इंस्ट्रक्शन ऐसे आ रहे हैं जिसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ना। आज तो एक स्टाफ को जरूरत थी, तो हमने ना उधर जो होता है ना किराना शॉप से, वहां पर UPI करके उनको बोले कि पैसा दो, ऐसी स्थिति आ गई। तो व्हाट इज द मिनिमम अकाउंट ओपनिंग ऑफ सुकन्या समृद्धि योजना? सुकन्या समृद्धि योजना के लिए मिनिमम अकाउंट ओपनिंग, आशा कुमारी जी, वाह आशा जी दीजिए, हमारी तो आशा एकदम बढ़िया हो गई है। अभी सभी लोग के लिए मैं आपको आश्वासित कर दूं कि हमारे आशा कुमारी जी का ना आंसर आ गया, और इनका आंसर बिल्कुल सही होता है। हम इनसे सवाल पूछने पटना गए थे, तो उन्होंने एकदम ऐसे सारे सवालों के जवाब एकदम सही दे दिए। वाह, बहुत बढ़िया। तो इस सवाल का जो उत्तर है हमारे आशा कुमारी जी ने दे दिया। 250 रुपये 6 जून 2022 से हुआ है। मिनिमम अकाउंट ओपनिंग 250 रुपये हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो एक और चेंज हुआ है जिसको बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना। तो इतने सारे बदलाव हुए हैं, आप सभी पढ़े भी होंगे, लेकिन फिर भी आज समराइज हो जा रहा होगा, आज आपका रिवीजन हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में जो है 2015 में योजना जब शुरू हुई थी, उसके बाद से लेके 7 सालों में परिवर्तन हुआ अभी, और इनके प्रीमियम में बड़ा बदलाव हुआ। देखिए प्रीमियम किस तरह से बदला। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना एक ऐसी बीमा योजना है जिसमें लाइफ को कवर किया जाता है, और लाइफ कवर होता है, मैक्सिमम कवर होता है 2 लाख। तो 2 लाख का कवर होता है। इसमें जो किसी भी कारण से अगर मृत्यु हुई तो 2 लाख का कवरेज मिलेगा। तो उसके लिए जो प्रीमियम है प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में, वो 436 रुपया जो है किया गया, प्रीमियम में बढ़ाया गया। क्या था, पहले जो क्लेम आया था और जो प्रीमियम कलेक्ट हुआ था, उनमें क्लेम और प्रीमियम में वेरिएशन था, मतलब ज़्यादा क्लेम आ गए थे, इसीलिए इसको जो है प्रीमियम की राशि को बढ़ाया गया। और इसमें एक और सुविधा दी गई कि अगर कोई क्वार्टर बीच में एंट्री करता है, क्योंकि लॉक हो जाता था पहले, साल भर में लिया, मई में लिया तो लिया, नहीं तो अगले साल ले पाएगा, तो उसी को बीच में एंट्री कर रहे हैं इनरोलमेंट, तो उनके लिए प्रीमियम की सुविधा दी गई। अगर जून जुलाई अगस्त में एंट्री करते हैं तो 436 रुपया, क्योंकि इसकी एंट्री होती है 31 मई, 1 जून से लेके 31 मई तक। कवर पीरियड होता है 1 जून से लेके 31 मई तक। तो 31 मई को एंट्री करेंगे, एनरोलमेंट करेंगे, तो आपका कवरेज होगा 1 जून से। तो अगर जून जुलाई अगस्त में एंट्री करते हैं तो 436 रुपये है। अगर सितंबर अक्टूबर नवंबर में एंट्री करते हैं तो 342 रुपये है। दिसंबर जनवरी फरवरी में एंटर करते हैं तो 228 रुपये। मार्च अप्रैल मई में एंटर करते हैं तो 114 रुपये। और लियन पीरियड है 30 डेज का। मतलब आज अगर ये पॉलिसी ये सब्सक्राइब करते हैं प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना को, स्कीम को, तो 30 दिनों के अंदर अगर मृत्यु हो जाती है तो क्लेम लॉक रहता है, नहीं मिलेगा। 30 दिन के बाद अगर मृत्यु होती है तो क्लेम मिलेगा। कवर है 1 जून टू 31 मई। अब इसमें जैसे एक और बात आती है कि बैंक का कमीशन कितना होगा, एजेंट का कमीशन कितना होगा, इंश्योरेंस कंपनी को कितना जाएगा। तो अगर सालाना उनका प्रीमियम देखेंगे तो सालाना प्रीमियम में प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपया जो होगा। हाँ यस प्रशांत जी, एक्सीडेंट के केस में अगर मृत्यु हो जाती है तो नेक्स्ट डे भी मिल जाएगा, लेकिन नॉर्मल डेथ होती है तो 30 डेज का लॉक इन पीरियड है। लेकिन एक्सीडेंटल डेथ हुआ जिसमें उस मानव का कोई हाथ नहीं है ना, तो उसको मिलेगा। वेरी नेक्स्ट डे भी मृत्यु हो जाती है तो मिलेगा। इनरोलमेंट आज हुआ है, मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपये का प्रीमियम है। इस 436 रुपये के प्रीमियम में देखिए
इंश्योरेंस कंपनी को 395 रुपये मिलेगा, एजेंट जो मिलेगा उसको 30 रुपये मिलेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होगा 11 रुपये होगा। अब इसमें समझने वाली बात ये है कि एजेंट कौन हो सकता है। तो एजेंट तो बीसी भी हो सकता है, बैंक भी हो सकता है, और बैंक के द्वारा ये एजेंट बनाए गए एजेंट की बात हो रही है, जिसको बैंक ने ये काम सौंपा है। अगर बैंक ने जिस जिस व्यक्ति विशेष को, जिस बीसी को एजेंट बनाया है, अगर वो मोबिलाइज करके लाता है तो उसको कमीशन 30 रुपीज मिलेगा, और बैंक का एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज जो होगा वो होगा 11 होगा। क्यों? क्योंकि बैंक में पंच करेंगे, उसको डाटा रखेंगे, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज होता है उस एंट्री को पंच करने के लिए। अगर कोई ग्राहक स्वयं ही आ गया है, इसको कोई मोबिलाइज नहीं किया गया है, तो पॉलिसी में कहा गया है ये 30 रुपये का बेनिफिट उसके प्रीमियम से कम कर दो, ये बात कही गई है। तो 395 रुपये जो आपके इंश्योरेंस कंपनी को जाता है, उसमें 30 रुपये जो है वो माइनस हो जाएगा उनके 436 में से, मतलब 406 रुपये ही उससे लिए जाने चाहिए, या 30 रुपये उसके खाते में वापस कर देने चाहिए, ऐसी बात कही गई है। तो मैं आशा करता हूं कि सिर्फ फुल ईयर का ये ब्रेकअप पूछा जा सकता है, क्वार्टर का ब्रेकअप पूछा नहीं जाएगा, और इतना जो है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर ब्रेकअप पूछा जाएगा तो फुल ईयर का ब्रेकअप पूछा जाएगा। ये बात कही गई है कि मैं प्रीमियम में, हाँ बैंक ऐसा नहीं करता है, ठीक है राजू नयन जी, आप तो जान गए हैं, आप जरूर करिएगा। मैं कह रहा हूँ बैंक ऐसा नहीं करता है, वो तो बैंक में आ गया तो आने दो भाई, है ना। लेकिन आप ऐसा करके देखिए ना, एक वो कितना प्रचार प्रसार करेगा। अगर किसी व्यक्ति विशेष का 30 रुपये लौटा दिए तो क्या करेगा राजू नयन जी, वो तो जाके ना पूरा, जब सरपंच सभा होती है ना, ग्राम सभा बोल देगा, अरे बैंक गया था मेरा, ऐसा देखो ईमानदारी से काम हुआ, हल्ला कर देगा वो, आपका ब्रांड एम्बेसडर हो जाएगा। चलिए, अगला महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में। प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम पहले 12 रुपये था, जिसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया। इसमें डेथ बेनिफिट है और डिसेबिलिटी बेनिफिट है। जो प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना में डेथ बेनिफिट था, मतलब मृत्यु होगा तब मिलेगा। मृत्यु का कारण नॉर्मल मृत्यु भी हो सकता है और एक्सीडेंटल डेथ भी हो सकता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में एक बात कही गई है कि एक्सीडेंट से मौत हुई तभी मिलेगा, मतलब डेथ कवरेज है एक्सीडेंटल डेथ, या डिसेबिलिटी बेनिफिट है। तो डेथ बेनिफिट है एक्सीडेंट से तो 2 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो 2 लाख। और परमानेंट डिसेबिलिटी क्या होता है? एक हाथ एक पैर कट गया तो परमानेंट डिसेबल, एक हाथ एक आंख खराब हो गया तो परमानेंट डिसेबल, और पार्शियल डिसेबिलिटी बोलते हैं, एक हाथ खराब हो गया तो पार्शियल डिसेबिलिटी, एक पैर खराब हो गया तो पार्शियल डिसेबिलिटी। तो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गया तो 2 लाख रुपए मिलेगा, पार्शियल डिसेबिलिटी हो गया तो 1 लाख मिलेगा। एज क्राइटेरिया है 18 से 70 वर्ष, और आपने पिछले उसमें एज क्राइटेरिया देखा होगा, इसमें 18 से 50 साल है, और इसमें है 18 से 70 साल। और लियन पीरियड है इसका 0 डेज। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक्सीडेंटल डेथ है, इसलिए 0 डेज है। और कवर पीरियड जो है 1 जून से 31 मई। थोड़ा सा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बगल में मैरिज हॉल है, वहाँ से बहुत जोर से वो डीजे वीजे की आवाज़ आ रही है ना। तो जब वैसे आवाज़ आ रहा है तो थोड़ा सा थिरकने का मन करता है ना, वैसी आवाज़ आ रही होगी आपको भी। तो प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में आपको जो 20 रुपये को याद रखना है, और एक ब्रेकअप को याद रखना है। ये ब्रेकअप कि प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना में 1 जून 2022 को जो बदलाव किए गए हैं, वो उसके प्रीमियम पूरे साल का 20 रुपये है, इंश्योरेंस कंपनी को 18 रुपये जाएगा, बीसी को, एजेंट को जो कमीशन जाएगा वो 1 रुपये जाएगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 1 रुपया। और अगर कस्टमर खुद ब खुद आया तो ये 1 रुपये का फायदा ग्राहक को मिलना चाहिए, ऐसा पॉलिसी में कहा गया है। अब
हाँ, तो अब मैं नए बदलाव पे आते हैं। CGTMSE चेंजेस यहाँ पर हुए हैं। CGTMSE में 30 नवंबर 2022 को बदलाव हुए हैं, जिसमें एक बदलाव जो आपके प्रमोशन एग्जाम में आने की जो संभावना है वो है रिटेल ट्रेड। रिटेल ट्रेड में जो मैक्सिमम लोन है CGTMSE में, उसको 1 करोड़ से बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। तो बेस्ड ऑन द क्रेडिट फैसिलिटी फॉर incremental exposure for retail trade subject to the maximum cap of 2 lakhs with effect from 30th नवंबर 2022। तो आपको एक CGTMSE में ये बदलाव याद रखना पड़ेगा कि जो भी रिटेल ट्रेड है, पहले 1 करोड़ था उसका लोन लिमिट, अब उसको बढ़ा के 2 करोड़ कर दिया गया। और RRB की बात करें तो RRB में 50 लाख ही है, RRB में 50 लाख ही है। तो आपको 2 करोड़ रिटेल ट्रेड में ही बदलाव हुए हैं। दूसरा बदलाव CGTMSE में हुआ है कि CGTMSE में जो लीगल कार्रवाई करनी पड़ती है वो 5 लाख कर दिया गया। पहले 50,000 तक कोई कार्रवाई नहीं करनी होती थी क्लेम करने के लिए। मान लीजिए NPA हो गया, CGTMSE कवरेज में NPA हो गया, तो ऐसे थे कि क्लेम करने के लिए लीगल एक्शन जो है इनिशिएट करना होता था। तो वो लिमिट जो है अब 5 लाख कर दिया गया। मतलब 5 लाख तक लीगल एक्शन इनिशिएट नहीं भी करेंगे तो भी क्लेम आप रिवोक कर सकते हैं, मांग सकते हैं CGTMSE से, ऐसी बात कही गई है। तो 2 बड़े बदलाव किए गए हैं। एक तो 1 करोड़ का रिटेल ट्रेड उसको 2 करोड़ कर दिया गया। दूसरा, जो लीगल एक्शन जो लेते हैं वो 5 लाख तक लिमिट कर दिया गया है कि अगर मान लीजिए कोई खाता NPA होता है तो आपको क्लेम करना है तो 5 लाख रुपए तक कोई लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। पहले इसकी लिमिट 50,000 थी। तो ये बात जो है चेंज हो गई है। दूसरा कि कवरेज बढ़ाया गया है। पहले 80% तक कवरेज था, अब 85% हो गया। और तीसरा महत्वपूर्ण जो है, ग्रामीण बैंक के लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है, 50 लाख का कवरेज है। तो ये CGTMSE में ये चेंज है। और एक बदलाव ये भी हुआ है, प्रीमियम थोड़ा कम हुआ है, प्रीमियम कम हुआ है। तो प्रीमियम जो है वो डिटेल, वो जो वीडियो है उसमें देख लीजिएगा। बाकी ये बदलाव में ये आपका महत्वपूर्ण है रिटेल ट्रेड का। अब देखते हैं डे NRLM में क्या जो चेंजेस है या जो पूछे जा सकते हैं। डे NRLM के लोन में एक महत्वपूर्ण सवाल बार बार पूछता है कि फॉर लोन टू SHG अप टू ₹10 lakhs नो कोलेटरल एंड नो मार्जिन विल बी ऑब्टेन। अगर SHG को लोन 10 लाख रुपए तक है तो कोई भी कोलेटरल और कोई भी मार्जिन लेने की जरूरत नहीं है। बिना कोलेटरल बिना मार्जिन के SHG को कितने रुपए तक लोन दिए जा सकते हैं? तो बिना कोलेटरल बिना मार्जिन के SHG को 10 लाख रुपए तक लोन दिए जा सकते हैं। नो lien should be marked against saving bank account of SHG and no deposit should be insist upon sanctioning loan। इसका मतलब ये कहा गया है कि अगर SHG को लोन दे रहे हैं तो आप SHG का जो सेविंग अकाउंट है उसको लियन मार्क नहीं कर सकते, या SHG का कोई फिक्स डिपॉजिट है उसको लियन मार्क नहीं कर सकते। ये बात कही गई है। तो कितनी बड़ी बात है, देखिए SHG को आप लोन देंगे 6 लाख 10 लाख और फिर उस 20 लाख, फिर उसको जो है आप उसके अकाउंट को लियन भी नहीं करना है, उसके अकाउंट को लियन भी नहीं करना है, डिपॉजिट अकाउंट को लियन भी नहीं करना है। नो कोलेटरल नो मार्जिन तो 10 लाख। अगला महत्वपूर्ण है, ये अपडेट है महत्वपूर्ण कि SHG को विदाउट कोलेटरल जो है मैक्सिमम फाइनेंस है 10 लाख पहले होता था, अब उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। तो मैक्सिमम फाइनेंस इज अवेलेबल विदाउट कोलेटरल टू SHG विल बी अप टू ₹20 lakhs। तो दो क्लियरिटी हो गई कि अगर नो मार्जिन नो कोलेटरल तो 10 लाख, विदाउट कोलेटरल पूछेगा तो 20 लाख। बात क्लियर है तो बोलिए अहो, है ना, या लिख दीजिए अहो। तो यहाँ पर क्या है, SHG को विदाउट मार्जिन विदाउट कोलेटरल लोन पूछेगा तो 10 लाख, SHG को विदाउट कोलेटरल पूछेगा तो मैक्सिमम लोन 20 लाख। तो ये बात कही गई है कि 20 जुलाई 2007 को जो कवरेज जो इसमें जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि जो भी SHG को लोन दिए जाएंगे वो विदाउट कोलेटरल उनका कवरेज 20 लाख तक बढ़ाया गया है। विदाउट कोलेटरल 20 लाख तक दे सकते हैं और ये 20 लाख तक के जो लोन है इनको कवरेज किया जाएगा CGFMU के
क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। तो ये कवरेज होगा, NRLM में अपडेट है, ये बात कही गई है। अब इसके डोजेस के बारे में चेंज हुआ है, NRLM के डोजेस में चेंज हुआ है। देखो NRLM में क्या होगा, NRLM में अगर ये सवाल पूछेगा कि मिनिमम लोन कितना सैंक्शन किया जाता है, रवि जैन जी ने लिखा है सर 20 लाख तक 10% मार्जिन तो लेना है। यस, मार्जिन लेना है 10%, 10% मार्जिन है, ये अच्छी बात कही आपने, 10% मार्जिन ले सकते हैं, 10% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं, ऐसी बात कही गई है। ठीक है रवि जी, आप बराबर है। हाँ, तो अगर ऐसा लोन ऐसा पूछा जाएगा कि SHG को मिनिमम कितने रुपए का लोन सैंक्शन किया जाता है, तो आपका जवाब क्या होगा, चैट बॉक्स पे देंगे। यस, SHG को जो मिनिमम लोन सैंक्शन करने की बात आएगी तो एक साथी का जवाब आया, एक आध साथी और जवाब लिख देंगे तो हम सही कर देंगे। यस, मीरा जमातिया जी, हाँ अच्छा बढ़िया पढ़ते हैं जी। शशि जी, प्रदीप जी, सभी लोगों ने अच्छा लिखा। तो अगर ये सवाल ऐसा पूछा जाए कि NRLM में मिनिमम लोन कितना सैंक्शन होगा, तो आप सीधे सीधे लिखिएगा सर मिनिमम लोन शुड बी सैंक्शन 6 लाख, 6 लाख का मिनिमम सैंक्शन देंगे। लेकिन सैंक्शन 6 लाख का देंगे ताकि वो सस्टेनेबल तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें, लेकिन हम पैसा डोजेज में देंगे, पैसा डोजेज में देंगे। तो जैसा कि मैं पूरा हिस्ट्री उनको बताया कि जब कोई SHG बनता है तो बनने के बाद पंचसूत्र का पालन करता है, 3 महीने तक पंचसूत्र का पालन किया तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनको एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है, फिर 3 महीने का फिर पंचसूत्र का पालन करते हैं तो उनको क्रेडिट लिंकेज होता है। क्रेडिट लिंकेज में प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के तहत उनको 5,000 रुपये का मिनिमम OD देना होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्रेडिट लिंकेज करते हैं डोजेज में, तो सैंक्शन देंगे 6 लाख का। पहला डोज आता है 1.5 लाख मिनिमम, 6 टाइम ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस या मिनिमम 1.50 lakhs, which ever is higher। अगर किसी SHG में 10,000 रुपए का कॉर्पस है, 10,000 रुपए का कॉर्पस है, मतलब उसके खाते में 10,000 रुपए का बचत है, तो उसका 6 टाइम होता है 60,000। लेकिन अगर पहला डोज देंगे तो हम उसको मिनिमम 1,50,000 देंगे, बात ये कह रही है, समझ लीजिए, क्लियर है। अगर किसी के खाते में कॉर्पस जो है 50,000 का है, 50,000 का 6 टाइम कितना होगा, 3 lakhs या मिनिमम 1.5 लाख। तो इसमें अगर 50,000 का कॉर्पस है तो पहला डोज 3 लाख दे सकते हैं। पहला डोज कितना दे सकते हैं, 3 लाख दे सकते हैं। ठीक है राजू जी, मान लीजिए किसी SHG के खाते में कॉर्पस 1 लाख है, तो पहला डोज उसको 6 लाख दे सकते हैं, क्योंकि सैंक्शन लिमिट तो हम 6 लाख का दिए ही है ना, मिनिमम सैंक्शन, तो 6 लाख दे सकते हैं, मतलब उसके कॉर्पस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर उसमें कॉर्पस कम होगा तो उसका 6 टाइम या 1.5 लाख, विच एवर इज हायर, जो भी उनमें से ज्यादा होगा वो मिलेगा। सेकेंड डोज की बात करते हैं तो 8 टाइम्स ऑफ एग्जिस्टिंग कॉर्पस और मिनिमम 3 lakhs, और थर्ड डोज की बात करें तो मिनिमम 6 lakhs, और फोर्थ डोज की बात करें तो 6 lakhs के ऊपर। तो उसमें माइक्रो क्रेडिट प्लान लिया जाता है और पुराना क्रेडिट हिस्ट्री देखा जाएगा, उनके फेडरेशन से अप्राइज किया जाएगा, सपोर्टिंग एजेंसी है, भाई अगर 6 लाख से ज़्यादा पैसा मांग रहा है तो क्या करेंगे, या अचार बड़ी पापड़ बना रहा है तो उसको कौन खरीदेगा, कौन बेचेगा, इस तरह की तमाम चीज़ें उनसे हम लेंगे। सपोर्टिंग एजेंसी कौन है, कौन खरीदेगा, फेडरेशन क्या है, क्या सपोर्ट है, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, माइक्रो क्रेडिट प्लान क्या है, पैसे से क्या इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ों को हम अप्राइज करेंगे, एसेस करेंगे, उसके बाद उनको लोन देंगे। तो ये डोजेज का याद कर लीजिएगा, पहला डोज 6 टाइम या मिनिमम 1.5 लाख, दूसरा डोज 8 टाइम ऑफ कॉर्पस और मिनिमम 3 lakhs, तीसरा डोज मिनिमम 6 lakhs, और चौथा डोज 6 लाख से ज़्यादा। अब कई साथी पूछते हैं सर कितना ज़्यादा, कितना ज़्यादा, क्या अपर लिमिट दिया ही नहीं है। आप 20 लाख तक तो कोई कोलेटरल लेना नहीं है, अगर मान लीजिए 35 लाख का लेके आते हैं तो कोलेटरल मांगोगे आप, ठीक है, तो इसमें अपर लिमिट तो दिया ही नहीं है। आपको सजेस्टिव देखना है कि 10 लाख रुपए तक नो मार्जिन नो कोलेटरल, 20 लाख रुपए तक कोई कोलेटरल नहीं, और उसके ऊपर आता है, उसके ऊपर मांगता है तो फिर कोलेटरल मांगेंगे आप, है ना। मार्जिन जो है 10% से ज़्यादा लेना नहीं है बोल रहा है, ये हुई बात। चलिए अब बढ़ते हैं, अगला जो अपडेट है यही अपडेट है कि आपने ये तो पढ़ लिए थे कि फॉर लोन SHG अबव ₹10
lakhs and up to 20 lakhs। इसमें एक बात कही गई है, मार्जिन नॉट एक्सीडिंग 10%, द लोन अमाउंट एक्सीडिंग ₹10 lakhs में बी ऑब्टेन एज पर द बैंक अप्रूव्ड लोन पॉलिसी। इसमें एक बात कही गई है कि 10 लाख तक तो कोई मार्जिन नहीं लेना है, लेकिन 10 लाख के ऊपर जो मार्जिन लेंगे वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 10% होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये बात कही गई है। ओके, अगला इम्पोर्टेंट है, एनआरएलएम में जो गारंटी कवरेज होता है वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स होता है, CGFMU बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। जो मुद्रा लोन वगैरह में भी होता है ये CGFMU, इसी से ही गारंटी कवरेज होता है एनआरएलएम में भी। तो ये आज के कुछ अपडेट्स थे, आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे लगे होंगे अपडेट्स। हालांकि सभी आप जानते होंगे, लेकिन एक ही जगह सारे अपडेट मिल गए हैं तो आपको अच्छा लगा होगा। थोड़ा सब्र रखो, अभी इम्तहान जारी है, वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है, चल अब तेरी बारी है। तो सब्र रखना बहुत ज़रूरी है इंसान को, और जब हम सब्र रखते हैं तो हमारे अंदर एक सहन शक्ति बढ़ती है, सोचने की शक्ति बढ़ती है, एक रिस्पॉन्स करने की शक्ति बढ़ती है। तो हमें 5 कला कौशल जो है हमारे अंदर डेवलप करना है, कड़ी मेहनत करनी है, सही दिशा में मार्गदर्शन करना है, पंचसूत्र का पालन करना है, और धैर्य रखना है, और लगातार करना है। तो अगर हम इतना कुछ कर पाते हैं तो हमको सफलता जरूर मिलेगा। तो इसलिए इसमें सब्र के साथ आप पढ़ते रहिए, आपको सफलता मिलेगी, लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कोई डाउट हो तो आप इस सेशन के बारे में पूछ सकते हैं, फिर 1-2 मिनट के बाद हम ये सेशन बंद कर लेंगे, फिर हम लोग एक और बचे हुए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यस सर, इसमें CGFMU में कुछ उसका लिमिट है क्या कवरेज का? नहीं, CGFMU में लिमिट उसमें ये कहा गया है कि 20 लाख तक के लिमिट दिया है CGFMU में, 20 लाख तक के, ठीक है। क्योंकि शायद नहीं सर, एक जगह में शायद ये पढ़ा हूँ कि 10 लाख से ऊपर अगर होगा तो वही इसमें कवर होगा। ना, देखो मैं बता रहा हूँ, 10 लाख रुपए तक कोलेटरल फ्री है, लेकिन उन्होंने जी क्या बिल्कुल। बोलते हैं कि 20 लाख रुपए तक कोलेटरल फ्री कर दिया है, पहले वो पुराना सर्कुलर था। तो 20 लाख रुपए तक CGFMU में कवर कर लेगा, लेकिन उसके ऊपर के लोन अगर दे रहे हैं तो कोलेटरल आप कवर कर लीजिए, हाइब्रिड सिक्योरिटी जो है आप उस तरह से लेंगे, 20 लाख तक का है, ठीक है। अभी 20 जुलाई 2022 से चेंज हुआ है, पहले ये 10 लाख तक का था, ठीक है सर। जी सर। और कोई? हाँ जी, प्रशांत कुमार जी। सर मुद्रा लोन तो 10 ही लाख तक दे सकते हैं ना सर? हाँ, मुद्रा लोन 10 लाख तक दे सकते हैं। मुद्रा लोन 10 लाख कैसे कवर करता है सर? मुद्रा लोन 10 लाख तक है। ये तो हम SHG NRLM की बात कर रहे हैं, मुद्रा लोन की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो CGFMU है जो कवरेज लेता है, अलग अलग योजनाओं में अलग अलग कवरेज होता है। किसी का CGTMSE में कवरेज होता है, किसी का CGFMU में कवरेज होता है, किसी का NCGTC में कवरेज होता है ना। ये सारे कवरेज हैं, उसकी बात सर। तो इसका जो सर CGFMU में सर 10 लाख तक ही है ना सर लिमिट कवरेज का? CGFMU में मान लीजिए कोलेटरल फ्री लेते हैं तो उसको बढ़ाया ना, 20 लाख तक किया ना उसको सरकार ने। अच्छा, 20 लाख तक किया CGFMU में, वही तो बात बता रहा हूँ, है ना। CGFMU में पहले 10 लाख था, उसको बढ़ाया है। अब आप मान लीजिए कवरेज नहीं देगा तो आप कैसे फाइनेंस करिएगा? भैया ध्यान कहाँ रहता है? भैया ध्यान कहाँ रहता है कह रहे हैं। हाँ, ये बढ़िया प्रशांत जी ने, अच्छा ये हमारे बढ़िया बताया इन्होंने। हाँ जी भैया जी। हाँ, अगर हम कवरेज उनको CGFMU में नहीं देगा तो उसका पैसा कहाँ से मांगेंगे, और हम सरकार को। और फिर दूसरा देखिए, इसमें हमको कैपिटल भी नहीं रखे हैं, सोचो कहाँ से भरेंगे पैसा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी अप्रूव्ड है, तो उसमें हम कैपिटल रखना नहीं पड़ता, रिस्क वेट भी 0 है उसका। तो फिर तो प्रशांत जी बोलेंगे हम ही लोन दिए हैं तो हम ही भरेंगे सर, कौन भरेगा बोले। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है प्रशांत जी, सवाल तो वो पूछना जरूरी है ना, तो भी तो चुने हुए सांसद है अपने एरिया के, तो सवाल पूछेंगे। सर एक क्वेश्चन था, वो जो कोई डॉक्यूमेंट्स हम रखते हैं पहले 10 साल रखते हैं, तभी 5 साल रखते हैं, वो क्वेश्चन एक बार रिपीट दिखाइएगा सर। क्वेश्चन रिपीट नहीं दिखाऊंगा, क्वेश्चन तो ऐसा है कि जब भी शाखा में जो रिकॉर्ड्स हैं, जो भी खाता खोलते हैं रिकॉर्ड्स हैं, या ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो वाउचर सिलते हैं, वो रिकॉर्ड कितने साल तक रखने चाहिए? आप बताओ इसमें क्या दिखाऊं, कितने साल तक रखना चाहिए?
5 साल तक से। बस नंद किशोर जी हो गया, है ना, 5 साल तक। पहले था 10 साल। अब आप बताओ नंद किशोर जी, अभी ग्राहक की संख्या हो गई ज्यादा, आप पोटली भर भर के तो स्टोर रूम भर दिए हो, और तो और ब्रांच मैनेजर के केबिन में भी भर दिए हो। ब्रांच मैनेजर बैठेगा कहाँ, सारा तो वाउचर रख दिए हो सब, और वो वाउचर और डॉक्यूमेंट्स। तो इसीलिए वो 10 साल तक रखना पड़ेगा एविडेंस एक्ट के तहत। तो कहाँ रहेंगे आप लोग, बैठोगे कहाँ? एक बार एक ब्रांच में विजिट करने गए तो वहाँ देखे वो वाउचर के ऊपर बैठे थे, बोले कुर्सी हटा के वाउचर वाउचर के ऊपर बैठे थे। बोले सर कर जगह छोटा है और खाते ज्यादा खुल गए हैं, और ये नंद किशोर है डेली सील के इधर ही रख देता है, बोले है ना, ऐसी बात। सर हाँ जो जी, ये डॉक्यूमेंट प्रिजर्वेशन वाला है ना, वो तो शायद हाँ। अलग अलग बैंक का अपना अलग अलग है, लेकिन नहीं 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 पीएमएल नहीं, नहीं, एक्ट अलग में अलग 5 बैंक में साल उसको है। पालन वो अलग अलग बैंक में करिएगा, लेकिन एग्जाम में मैं जो बोला हूँ उसको करिएगा, हाँ जी 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 सर। ठीक है। सर लॉकर वाला एक क्वेश्चन मैं भेजा था, क्या उसका आंसर मिल सकता है? वो अलग दूसरे सेशन में दूंगा आंसर, लॉकर का, है ना। लॉकर का अलग से दे दूंगा आपको मैं। अभी करंट अपडेट की बात है, क्या सवाल था वैसे आपका? मतलब हम पूछे थे कि अगर लॉकर अगर 5 आदमी यूज कर रहा है, 5 होल्डर ज्वाइंटली है, तो उसका नॉमिनी मैक्सिमम कितना होगा? मैक्सिमम के लिए बोला गया है ज्वाइंटली में जितने भी लॉकर होल्डर हैं उतना है, उतना बोला गया है। यानी 5। हाँ, लेकिन ज्यादातर बैंक जो है 2 नॉमिनी को सजेस्ट करते हैं, बैंक की अलग की पॉलिसी में एक लाइन जोड़ दिया है उसको, अब क्या ही करेंगे। ये चूंकि आंसर क्या मारेंगे? ऐसा डाउट का बेनिफिट है, इसलिए ऐसा सवाल पूछा नहीं जाता। तो सवाल ऐसे पूछेगा तो आप करिएगा। देखिए पॉलिसी में क्या लिखा है, जितने भी हैं उतना लिखेंगे, लेकिन सजेस्टिव 2 मैं ऐसा बोल दिया है, ठीक है। तो सवाल इसीलिए देखिएगा ऐसे विवाद वाले सवाल ना कोई एग्जाम में भी नहीं आते हैं। आप देखिए होगा मैं 2000 से ज़्यादा सवाल पे चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन ऐसे विवाद वाले संख्या जो है कम होते हैं, ठीक है। तो अतुल प्रताप जी आ गए हैं, स्वागत अभिनंदन अतुल जी, बहुत बढ़िया तैयारी कर रहे हैं आप तो, कमाल हैं आप रोज पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ आपको, बड़ा अच्छा लगता है। तो धन्यवाद सर। आज के लिए इजाजत दीजिए अतुल प्रताप जी, आज थोड़ा सेशन हम यहीं बंद करते हैं फिर, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए और तैयारी करनी है। और जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अतुल जी का मेहमान सर भी स्वागत आएंगे। है सर, अतुल जी का। हाँ, तो धन्यवाद धन्यवाद राजेश उनके जी। साथ भोजन करेंगे, रात्रि भोज करेंगे। तो आप सभी से मैं विदा लेता हूँ, और फिर आप लोगों को बहुत सारी ऊर्जा देता हूँ, और ऐसे ही सवाल के साथ और फिर एक बार मुलाकात करूंगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। ये देखिए कंबल रजाई लेके संजय कुमार जी आ गए, अब आप लोग सर विश्राम करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर हाँ जी, मैं ये कह रहा था सर कि ये सब जो आज जो क्लास में बताया गया ना, जो रिवीजन के रूप में, मतलब कहा गया सर कि माँ बाप जो है मनोभाव को समझते हैं, शिक्षक भी देख करके मनोभाव को समझते हैं, लेकिन सर आप तो देख भी नहीं रहे थे, पता नहीं आपकी मन की बात आप तक कैसे पहुंच गई। मुझे लग ही रहा था कि इन सब चीजों के बारे में जो है एक बार सर से पूछा जाए, खास करके जो है ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन का आपने एक जो बताया, जो बदलाव आईएमपीएस के बारे में, है ना, तो ये सब जो है ना कहीं मन में लग रहा था कि कुछ जो है सर से इस बारे में बात किया जाए, और आज सर आप सेशन लेकर के आ गए सर, गजब लेकिन हो गया, बहुत बहुत तो धन्यवाद। आप लोग की आवाज आती है, आप लोग की आवाज आती है। अतुल प्रताप जी फोन नहीं करते, लेकिन इनको बात को मैं समझता हूँ, मुझे ना सुनाई, दया क्या बोल रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, मेरे को दिखता है सुबह ये अभी आज मिस्ड कॉल दिखा मैं राजू नयन जी का, मेरे को सब सुन रहा था, सुनाई देता, पता नहीं कैसे, अद्भुत शक्ति, आपसे कनेक्शन है ना, कनेक्शन है। मान गए सर, हाँ, लेकिन वो और भी क्या क्या बोल रहे हैं मेरे को अभी आ रहा है सब दिमाग में। अभी प्रमोद जी कुछ आ रहा है, मीरा जी का भी कुछ कुछ आ रहा है, टेलीपैथी है, पूजा जी का भी आ रहा है कुछ कुछ, अनुराग जी का भी तो आता ही है। तो मैं कल कल क्या लाऊंगा, सब मेरे इसमें आता है। और ये मेरे मन का भी याद रखिएगा सर। हाँ जी, हाँ जी, इनका भी है, इनका भी आया हुआ है, सारी अर्जियां लगी हैं बागेश्वर महाराज जी किसको है सर? है। तो सर आजकल यूपीआई का सर अभी वर्तमान लिमिट क्या है सर, यूपीआई का? यूपीआई का 2 लाख 2 लाख 2 लाख, यूपीआई का। तो और उसमें बदलाव नहीं हुआ ना? उसमें उस 2 लाख रुपए, पहले 1 लाख रुपए था, बढ़ा के 2 लाख किया है, लेकिन 2 लाख अभी सभी बैंक का है। मैं एक बात और कह रहा हूँ, यूपीआई में आप जाएंगे किसी किसी बैंक का 50,000 भी है, लेकिन एग्जामिनेशन में आएगा तो आप 1 लाख, देखिए सॉरी, एग्जामिनेशन में आएगा तो 2 लाख ही करिएगा, ठीक है। पर ट्रांजेक्शन है ना? हाँ, क्योंकि वो 2 लाख कर दिया गया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बैंक का डिफरेंट डिफरेंट है।
लेकिन एग्जामिनेशन में आता है तो हमको अपने को RBI का लिखना होता है, मैक्सिमम जो पूछता है वो ये जो सर यूपीआई का जो बता रहे हैं 2 लाख ना, वो पर डे या सर या पर ट्रांजेक्शन है पर सर? ट्रांजेक्शन है, वो पर ट्रांजेक्शन। पर ट्रांजेक्शन है। और पर डे का क्या होगा सर उसका? 5 लाख। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए तो आपसे विदा लेते हैं। अनुराग जी थोड़ा सबका धन्यवाद कर दीजिए और आज का सेशन जो है क्लोज कर दीजिए। हमारे होनहार साथी अनुराग छोटे भाई हैं और ये भी काफ़ी बढ़िया, ये भी इनको अच्छा क्या बोलते हैं, बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिला है। तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि हम जब सीखते हैं और उसका कार्य निष्पादन करते हैं तो मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और अनुराग जी ऐसे ही काम करिए और हमारे सभी साथी वैसे बेस्ट काम करेंगे और आगे उनको भी ये अवार्ड मिलेगा। तो ईश्वर का धन्यवाद करेंगे क्योंकि अनुराग जी को थोड़ा पहले मिल गया। अभी साल खत्म होने के बाद बहुत सारे और भी मिलेंगे, जैसे अतुल जी को मिलेंगे, राजू जी को मिलेंगे। यस अनुराग जी, सबका धन्यवाद कर दीजिए और सेशन को समाप्त कर दीजिए। सर एक बात कहना था। हाँ जी, हेलो। हाँ सर एक बात कहना था, मेरा तो हम लोगों का त्रिपुरा ग्रामीण का तो एग्जाम है 25 को, तो हमारे लिए इंटरनल सर्कुलर और पॉलिसी कुछ शनिवार से एक त्रिपुरा दो ग्रामीण क्लास बैंक लीजिए। है, सैटरडे से त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का होगा। ओके सर, ठीक है, सैटरडे से कर लेंगे क्योंकि आपके सारे इंटरनल काम चल रहे हैं। ठीक है, ओके। बहुत 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 धन्यवाद सर जी। हम लोगों की भावनाओं को समझने के लिए भगवान ने आपको टेलीपैथी की जो शक्ति दी है हम लोगों को समझने के लिए, उसका हम लोग भी भरपूर लाभ उठा रहे हैं। और आज का जो सेशन था वो बहुत ही मतलब शानदार या अति उत्तम, मतलब शब्द ही नहीं है उस सेशन को बताने के लिए, इतना अच्छा सेशन था। और हम सभी लोगों को एक जो रिवीजन की इस वक्त जरूरत थी वो भी हम लोगों की पूरी हुई। और निश्चित तौर पे से इस जो आज का सेशन था, सभी के एग्जाम में कम से कम 5 क्वेश्चन 5 नंबर से ज्यादा हम लोगों को वो प्राप्त करके जाएगा। मतलब आज 5 नंबर बिल्कुल, ये जिसने भी सेशन देखा अटेंड किया उसके 5 नंबर पूरे कंप्लीट हो गए। और हम पंचसूत्र है ना, पंचसूत्र है ना अनुराग, है ना, 5 नंबर तो मिलेंगे मिलेंगे लेकिन वो 5 नंबर मिनिमम होंगे। मैं तो कहता हूँ ज्यादा हो सकते हैं 10, लेकिन 5 मिनिमम होंगे। हाँ, मैंने वही बोला कि सर कम से कम 5 नंबर तो हम लोगों को मिलेंगे। हाँ। तो हम सभी साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम लोगों की आशा है कि ऐसे ही सेशन भविष्य में भी आप लाते रहें। अब तो रिवर्स काउंटडाउन शुरू हो गया है, लास्ट 10 डेज बचे हुए हैं एग्जाम के लिए, तो उसमें सर ऐसे सेशंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हम लोगों को, जो हमारे लिए रिवाइज हो और साथ साथ में एकदम अपडेटेड सिलेबस हो। और इस बार मतलब बहुत दिन भी हो गए थे आपको इतना अच्छा सुने हुए काफी आप भी बिजी चल रहे थे, तो तो चलिए हम सभी लोग लोग का हौसला अफजाई कर देता हूँ और सभी लोग को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर यूं ही चलते रहे तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार से लड़ते रहे तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और जब ठानी लिया है मंजिल तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा, वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। तो आप सभी रास्ते पर हैं, मैं भी आपको रास्ता दिखाने के लिए हूँ। एक साथी का सवाल आ गया, 1 मिनट ले लेता हूँ। नारायण जी बोल रहे हैं कि यूपीआई 1 2 3 और यूपीआई में डिफरेंस क्या है। तो यूपीआई 1 2 3 जैसा कि अनुराग जी ने अपने सेशन में बताया था, यूपीआई 1 2 3 एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें कि एक सुटेबल सॉल्यूशन दिया है कि जिनमें नॉन स्मार्टफोन है, जिनमें विदाउट इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो भी यूपीआई कर सकते हैं। उसको बोलते हैं यूपीआई 1 2 3 पे। उसका फुल फॉर्म है यूपीआई 1 2 3 पे, जिसको बोलते हैं सेफ एंड सिक्योर इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम, जिसको एनपीसीआई में डेवलप किया है। कि जैसे हमारा तुल भाई है, ये तो ये आईफोन है, इनके पास स्मार्टफोन है, तो ऐसे कोई और भाई होंगे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा, फिर भी वो यूपीआई करना चाहता है, तो उनके लिए सिस्टम है यूपीआई 1 2 3। आशा करता हूँ कि सारे डिफरेंस पता चल गए होंगे। तो चलिए आपसे एकदम शानदार तरीके से खूबसूरती से विदा लेते हैं। एक शानदार रात आपको देता हूँ, विश्राम करिए, फिर नए हुनर के साथ, नए आनंद के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।